एपिसोड 161 टू 170। अध्याय 161। रोजमेरी ने दवा देते हुए कहा, ये 3 दिन की दवा है। इसे दिन में 2 बार लेना, यानी कुल 6 पैकेट। कुछ मरीजों को नाक की नली से खाना खिलाना पड़ता था, लेकिन शर्ली ऐसा नहीं कर सकती। निगलने के लिए, ताकि वह तरल भोजन पी सके। रोमियो को उम्मीद नहीं थी कि वह इतनी जल्दी तैयार हो जाएगी। उसने चिंता से उसका चेहरा छुआ और पूछा, घर आकर तुमने थोड़ा आराम नहीं किया? मैं ठीक हूँ, मैंने विमान में खूब नींद ली, रोजमेरी ने सहजता से कहा। मुझे कुछ काम है, मुझे अब जाना होगा। तुम्हें और क्या करना है? रोमियो उसे जाने नहीं देना चाहता था। मैं मदद कर सकता हूँ। रोजमेरी कहना चाहती थी कि वह मदद नहीं कर सकता, लेकिन उसे डर था कि वह चुपके से उसका पीछा करेगा, इसलिए वह बस इतना ही कह सकी, कोई बड़ी बात नहीं है, बस काम से जुड़ी कुछ चीजें हैं। वापस आते ही काम में लग गए। रोमियो और भी चिंतित हो गया। उसने फिर से उसका चेहरा छुआ और कहा, तो चलिए मैं आपको लिफ्ट दे देता हूँ। कोई बात नहीं, मैं खुद गाड़ी चला लूंगी। रोजमेरी ने समय देखा और शांत स्वर में उसे याद दिलाया, दादी को उनकी दवाइयाँ देना मत भूलना। ठीक है। रोमियो उसे कार तक छोड़ने गया और सावधानी बरतते हुए बोला, ध्यान से गाड़ी चलाना, अगर कोई बात हो तो मुझे फोन कर देना, सब कुछ अकेले संभालने की कोशिश मत करना। ठीक है। रोमियो उसकी दक्षता और बहुमुखी प्रतिभा से प्रभावित होकर उसे तेजी से जाते हुए देखता रहा। उसकी उम्र की लड़कियां आमतौर पर अभी भी पढ़ाई कर रही होती थीं, लेकिन वह पहले से ही एक कुशल ड्राइवर थी और उसका अपना करियर था। डेरेक ने रोजमेरी को गाड़ी चलाते हुए जाते देखा और खुद को पूछने से रोक नहीं पाया, सर, क्या हमें किसी से उस दवा की जांच करवानी चाहिए जो रोज ने शर्ली के लिए तैयार की थी? क्या ये किसी डॉक्टर द्वारा निर्धारित की गई थी? ऐसा नहीं था कि उन्हें मिस रोज पर भरोसा नहीं था, लेकिन इतने सालों में कोई भी डॉक्टर शर्ली की बीमारी का इलाज नहीं ढूंढ पाया था। यहां तक कि जेम्स न्यूटन भी असहाय थे। अब जबकि वह बुजुर्ग महिला अपनी मृत्युशैया पर थी, इसलिए उनकी दवाइयों को लेकर बेहद सावधानी बरतनी जरूरी थी। डेरेक को चिंता थी कि कम उम्र होने के कारण सुश्री रोज को अनजाने में नकली दवाएं खरीदने के लिए बहकाया जा सकता था। किसी की भी दवाएं उसकी दवाइयों से बेहतर काम नहीं करती। रोमियो की इतनी तारीफ सुनकर डेरेक दंग रह गया। क्या मिस रोज ने खुद दवा लिखी थी? वह तो बस एक बच्ची है। और क्या वह अभी से दवाएं तैयार कर रही है? हालांकि उन्हें पता था कि रोज ने उस बूढ़े आदमी की जान 2 बार बचाई थी और उन्हें चिकित्सा का कुछ ज्ञान भी था, फिर भी कई प्रसिद्ध डॉक्टर शर्ली की हालत को लेकर असमंजस में थे। क्या रोज की दवा वाकई शर्ली को बचा सकती है, जबकि वह मौत के कगार पर है? क्या इससे वह उन प्रसिद्ध डॉक्टरों से भी बेहतर नहीं बन जाएगी? गाड़ी तैयार करो। रोमियो फेयरफील्ड मैनर जाने वाला था, मैं इसे दादी के पास ले जाऊंगा। डेरेक को उम्मीद नहीं थी कि मालिक मिस रोज पर इतना भरोसा करेंगे। सर, तो फिर आपने शर्ली का इलाज करने के लिए डॉक्टर बेल को क्यों कहा? सुश्री रोज पहले ही दवा उपलब्ध करा चुकी थी। अगर मिस रोज की दवा से स्थिति में सुधार हो सकता है, तो डॉक्टर बेल की कोई आवश्यकता नहीं होगी। मैंने उसे ढूंढने के लिए इतनी सारी मुसीबतें उठाई ताकि पता चल सके कि क्या उसके पास दादी को बेजान हालत से वापस एक सामान्य व्यक्ति में बदलने का कोई तरीका है। रोजमेरी की दवा दादी की जान केवल कुछ समय के लिए ही बचा सकती है। क्या वह दोबारा सामान्य व्यक्ति बन पाएगी, यह इस बात पर निर्भर करता है कि डॉक्टर बेल क्या कहते हैं। सावधानी बरतते हुए वे अलग अलग क्षेत्रों में विशेषज्ञता रखते हैं। डेरेक को ये बात समझ में आ गई, इसलिए उसने सम्मानपूर्वक झुककर कहा, मैं अभी गाड़ी तैयार कर देता हूँ। अपनी उम्र के बावजूद रोजमेरी की शर्ली को जीवित रखने की क्षमता उनकी चिकित्सा विशेषज्ञता का प्रमाण थी। हालांकि किसी सब्जी को सामान्य स्थिति में वापस लाने का काम केवल डॉक्टर बेल जैसे अनुभवी डॉक्टर ही कर सकते हैं। सर, मैं आपके साथ चलूंगा। मैंने फिलिप और शर्ली को बहुत समय से नहीं देखा है। ठीक है। रोमियो मान गया। रोजमेरी ने लाल बत्ती पर गाड़ी रोक दी और अपना फोन निकाल लिया। बॉस, ये रही वो तस्वीर जो उन्होंने भेजी है। आपको देखना होगा कि ये असली है या नहीं। रोजमेरी ने तस्वीर खोली और ध्यान से देखा। जी हाँ, ये सचमुच ग्लाइसिराइजा और बैंगनी कमल की जड़ थी। चाहे वह आकार हो, रंग हो, बनावट हो या फिर जड़ वाला हिस्सा, वह इस बात की पुष्टि कर सकती थी कि ये दोनों चीजें असली थीं। मुझे लोकेशन भेजो। बॉस, क्या ये वाकई असली है? वाह, ये तो कमाल के हैं। हमने इन्हें ढूंढने में पूरे 3 महीने लगा दिए, लेकिन इन्होंने इतनी जल्दी ये दोनों चीजें ढूंढ ली। हमें डर था कि कहीं ये हमें नकली चीजें दिखाकर धोखा न दे दें। ये सचमुच असली है। वे चाहते हैं कि आप उनसे पीच वैली में एक छोटे से घर में मिलें, जो बिल्कुल सुनसान इलाके में स्थित है।
रोजमेरी ने तुरंत ओके में जवाब दिया। सिग्नल हरा हो गया और उसने गाड़ी की एक्सीलरेटर दबाकर मीटिंग स्पॉट की ओर चल दी। लोगों का ध्यान आकर्षित करने से बचने के लिए उसने अपनी कार पीच वैली में एक सुनसान जगह पर खड़ी की और छोटे से घर की ओर चल पड़ी। कुछ ही देर में बिना नंबर प्लेट वाली एक कार उसके सामने आकर रुक गई। सूट पहने एक आदमी बाहर निकला। रोजमेरी को देखकर वह रुक गया और पूछा, क्या आप डॉक्टर बेल की बेटी हैं या शिष्या? हमें तो डॉक्टर बेल से मिलना था। मैं ही डॉक्टर बेल हूँ। तुम? सूट पहने उस आदमी ने 3 सेकंड तक उसे घूरने के बाद कहा, सुनो छोटी बच्ची, तुम्हें पता है झूठ बोलने पर क्या होता है ना? तुम मुसीबत में पड़ सकती हो। मेरा सुझाव है कि तुम सच बोलो। अगर डॉक्टर बेल, अगर आप नहीं आ सकते तो हम कार्यक्रम को पुनर्निर्धारित कर सकते हैं। मैं डॉक्टर बेल हूँ। रोजमेरी का लहजा ठंडा था और उसने भावहीनता से कहा, मैं इसकी गारंटी देती हूँ। सूट पहने हुए व्यक्ति ने फिर 3 सेकंड के लिए विराम लिया, फिर कार का दरवाजा खोला और सम्मानपूर्वक कहा, गलतफहमी के लिए क्षमा करें डॉक्टर बेल, कृपया मेरी बदतमीजी को माफ कर दें। हालांकि उन्हें ये बात स्वीकार करने में कठिनाई हो रही थी कि डॉक्टर बेल एक युवती थी। दोनों ही स्थिति में उसने पहले उसे अपने घर वापस लाने का फैसला किया। रोजमेरी ने कोई नाराजगी नहीं रखी, वह पिछली सीट पर चढ़ गई और उसने उसके द्वारा दी गई वस्तु को स्वीकार कर लिया। समझौते के अनुसार जब तक हम मरीज के स्थान पर नहीं पहुंच जाते तब तक आपको ये पट्टी आंखों पर बांधे रखनी होगी। रोजमेरी जानती थी कि वे नहीं चाहते कि उसे रास्ता याद रहे, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि बचपन से ही उसे दिशाओं का अचूक ज्ञान था। आंखों पर पट्टी बांधकर भी वह साफ साफ रास्ता बता सकती थी। उसके दिमाग में एक रास्ता था, लेकिन उसने उसे इस बात का पता नहीं चलने दिया और आज्ञाकारी ढंग से आंखों पर पट्टी बांध ली। वह पूरी तरह से सहज दिख रही थी। तभी सूट पहने उस व्यक्ति ने कार स्टार्ट की और सुंदर रास्ते से होते हुए आगे बढ़ गया। इस बार मरीज की उम्र, लिंग, पहचान, स्थिति और यहां तक कि स्थान को भी गुप्त रखा गया था। लेकिन रोजमेरी का महत्व ग्लाइसिरैजा और बैंगनी कमल की जड़ के कारण सामने आया, क्योंकि ये मस्तिष्क में एसिटाइलकोलिन के स्तर को बढ़ा सकते हैं और अन्य मूल्यवान जड़ी बूटियों के साथ मिलकर अल्जाइमर रोग के इलाज में मदद कर सकते हैं। ड्राइवर ने लंबा चक्कर लगाया और आखिरकार एक जगह पर गाड़ी रोक दी। डॉक्टर बेल, हम पहुंच गए हैं। अब आप आंखों पर बंदी पट्टी हटा सकते हैं। रोजमेरी को पहले से ही इस जगह के बारे में एक जानी पहचानी सी अनुभूति हुई थी। अब फूलों की एक जानी पहचानी खुशबू उसकी नाक में भर गई। जब उसने आंखों पर बंदी पट्टी हटाई तो उसे एहसास हुआ कि वह अपने सामने वाले विला को अच्छी तरह जानती है। हालांकि ड्राइवर उसे पिछले दरवाजे से ले गया था, लेकिन रोजमेरी ने तुरंत पहचान लिया कि यह फेयरफील्ड मैनर है। यह फेयरफील्ड मैनर था। क्या जिस व्यक्ति ने उसे मरीज से मिलने के लिए आमंत्रित किया था वह रोमियो हो सकता है? क्या यह मरीज शर्ली हो सकती है? अध्याय 162। रोमियो को पहले ही पता चल गया था कि डॉक्टर बेल आने वाले हैं, इसलिए वह पहले से ही पिछले दरवाजे पर इंतजार कर रहा था। जैसे जैसे कार धीरे धीरे पास आती गई और रुक गई, कार के अंदर बैठे व्यक्ति ने आंखों पर बंधी पट्टी हटा दी और बाहर निकल आया। सभी को आश्चर्यचकित करते हुए पता चला कि वह रोज थी। रोमियो थोड़ा अचंभित रह गया। डेरेक की आंखें चौड़ी हो गईं और यहां तक कि काल भी अपने सामने के दृश्य पर विश्वास नहीं कर पा रहा था। जिस मशहूर डॉक्टर बेल की वे महीनों से तलाश कर रहे थे, वह तो मिस रोज निकली। उनके हैरान चेहरों को देखकर सूट पहने उस आदमी ने जल्दी से समझाना शुरू किया, मिस्टर रोमियो, मुझे भी पता चला है कि यह मानना मुश्किल है कि डॉक्टर बेल एक लड़की हैं, लेकिन उन्होंने जोर देकर कहा कि यह सच है। यह देखकर कि रोमियो ने आश्चर्य के अलावा कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, उसने लगभग रोते हुए माफी मांगते हुए गहरा सिर झुकाया। श्री मैकमिलन, मैं तय समय पर सामान लेने आया था। अगर मैंने किसी गलत व्यक्ति को सामान दे दिया है तो कृपया मुझे दंडित करें। मुझे खेद है। तुम मुझे बार बार आश्चर्यचकित करना बखूबी जानती हो। रोमियो आगे बढ़ा और लड़की के कोमल चेहरे को धीरे से छुआ। तुमने कहा था कि आज रात तुम्हें किसी काम से निपटना है, क्या यही बात है? मैंने कभी नहीं सोचा था कि बैंगनी कमल के ग्लाइसिरैजा और जड़ वाला व्यक्ति तुम होगे। तुम्हें इन दो चीजों की क्या जरूरत है? रोमियो जानता था कि उसके पास अभी भी बहुत सारे रहस्य हैं और उसने फुसफुसाते हुए पूछा, भविष्य में किसी भी प्रकार की परेशानी से बचने के लिए बेहतर होगा कि आप मुझे जल्द से जल्द बता दें। हम अल्जाइमर रोग पर शोध करने वाली एक परियोजना चला रहे हैं। हमें इन 2 दवाओं की आवश्यकता है। ये मस्तिष्क में एसिटाइलकोलिन का स्तर बढ़ा सकती हैं, जिससे अल्जाइमर के रोगियों को काफी मदद मिल सकती है।
तो रोज चुपचाप एक महत्वपूर्ण शोध परियोजना को अंजाम दे रही थी। ऐसा लगता है कि इस दुनिया में ऐसा कुछ भी नहीं है जो तुम नहीं कर सकती। रोमियो ने धीरे से उसके चेहरे पर हाथ फेरा और कहा, भविष्य में आपको जो भी जरूरत हो बस मुझे बता दीजिए, अगर मेरे पास वह चीज होगी तो मैं आपको दे दूंगा। और अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो कोई बात नहीं, मैं इसे ढूंढने में तुम्हारी मदद करूंगा। रोमियो ने उसका हाथ पकड़कर कहा, मेरे दादाजी तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, अगर उन्हें पता चलेगा कि तुम डॉक्टर बेल हो तो वे और भी खुश होंगे। आपने मुझे यहाँ ये पता लगाने के लिए बुलाया था कि क्या आपकी दादी कोखमली की स्थिति से उबर सकती है ना? रोमियो थोड़ा हैरान था, उसे उम्मीद नहीं थी कि रोज इतनी समझदार होगी। उसकी रोज बहुत होशियार थी। जैसे ही रोमियो कुछ बोलने ही वाला था, उसने फिलिप की आवाज सुनी। क्या डॉक्टर बेल आ गए हैं? मुझे जाने दो, मैं उनसे व्यक्तिगत रूप से मिलना चाहता हूँ। फिलिप मैकमिलन ये कहते हुए नौकरों के बीच से निकलने की कोशिश कर रहा था। तभी अचानक उसने अपने सामने का दृश्य देखा। रोमियो पकड़े हुए था रोजमेरी का हाथ। वह स्तब्ध रह गया। सर, सुश्री रोज ही वो डॉक्टर बेल हैं जिनकी हमें तलाश थी, कार्ल ने आदरपूर्वक कहा। फिलिप को और भी ज्यादा झटका लगा। क्या उनकी प्यारी पोती ही मशहूर चमत्कारिक डॉक्टर बेल थी? डॉक्टर बेल की चिकित्सा संबंधी कुशलता उनके आसपास के प्रसिद्ध डॉक्टरों की तुलना में कहीं बेहतर थी, लेकिन उन्हें डॉक्टर बेल से संपर्क करने में हमेशा परेशानी होती थी। उन्हें कभी यह एहसास ही नहीं हुआ कि यह अद्भुत डॉक्टर हर समय उनके ठीक बगल में ही मौजूद था। रोज, तुम कमाल हो, इतनी कम उम्र में इतनी काबिल। फिलिप को अचानक लगा कि उसका पोता उसके लायक नहीं है। मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि महान डॉक्टर बेल ने ही इससे पहले 2 बार मेरी जान बचाई थी। उन्हें डॉक्टर बेल से इलाज करवाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, और वह भी 2 बार। तो रोज, क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारी दादी माँ फिर से ठीक हो सकती है? ये वह सवाल था जिसकी फिलिप को सबसे ज्यादा परवाह थी, और रोमियो यही सवाल पूछने वाला था। रोजमेरी ने धीरे से कहा, दादी को जो दवा मैंने दी है उससे उन्हें ठीक होने में मदद मिलेगी, लेकिन अगले 3 दिनों तक इसे लेने के बाद उनकी प्रतिक्रिया देखनी होगी। अगर कोई समस्या नहीं होती है तो मैं दवा देना जारी रखूंगी। दवा लेने से वह 1 महीने के भीतर ठीक हो जाएगी। ये सुनकर फिलिप को ऐसा लगा जैसे उसे बहुत बड़ा झटका लगा हो। उसे अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। रोमियो और भी ज्यादा हैरान था। उसे उम्मीद नहीं थी कि उसकी रोज के पास वाकई कोई समाधान होगा। कार्ल, डेरेक और बाकी सभी स्टाफ को इस बात पर यकीन नहीं हो रहा था कि मिस रोज कितनी अच्छी डॉक्टर थी। जिन बीमारियों का इलाज करने में सभी डॉक्टर असमर्थ थे, उन बीमारियों को वह आत्मविश्वास से 1 महीने में ठीक करने की घोषणा करती थी। वह मानो किसी वरदान से कम नहीं थी। हमें आपको बहू के रूप में पाकर बहुत खुशी हो रही है। फिलिप इतना भावुक हो गया कि उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। ये बिल्कुल सही था, उनकी पत्नी के ठीक होने का मौका मिल गया। 1 महीने से भी कम समय में वह उससे फिर से बात कर पाएगी और उसके साथ सैर पर जा पाएगी। यह ऐसी चीज थी जिसके बारे में वह सपने में भी सोचने की हिम्मत नहीं करता था। अचानक मिली इस खुशखबरी से फिलिप की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने कृतज्ञता से अपना सिर झुकाया और कहा, मैं उसकी ओर से आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। फिलिप, तुम बहुत दयालु हो। रोजमेरी तुरंत उसकी मदद के लिए आगे बढ़ी। रोजमेरी की राय में उसने जो किया वह महज दयालुता का एक साधारण कार्य था, जिसका जिक्र करने लायक नहीं था। लेकिन मैकमिलन परिवार के लिए यह एक जीवन रक्षक कृपा थी। डॉक्टर बेल के मिलने से पहले रोज चुपके से शर्ली के लिए दवा लेने गई थी। जिन जगहों पर वह गईं, वे बहुत खतरनाक थीं। उनकी जान किसी भी समय जा सकती थी, लेकिन उन्होंने पीछे नहीं हटी। वह किसी और को जोखिम उठाने दे सकती थी, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने खुद जाने का फैसला किया। कार्ल ने सम्मानपूर्वक कहा। यह सुनकर रोजमेरी के बारे में सबकी राय बेहतर हो गई। उन्होंने चुपचाप शर्ली के लिए दवा भी तैयार की। अगर आज हमें गलती से उनकी असली पहचान का पता न चलता तो हमें पता ही नहीं चलता कि सुश्री रोज ने उस महिला के लिए कितना कुछ किया है। उसने अपनी मेहनत और मदद के लिए किसी तरह का इनाम नहीं मांगा, न ही उसने इस अवसर का उपयोग दूसरों के सामने खुद को अच्छा दिखाने के लिए किया। वह हमेशा ही गुमनाम रहना पसंद करती थी। आप बिना नाम लिए अच्छे काम करती हैं। आपका यह व्यवहार और उदारता मुझे बहुत पसंद है। डेरेक ने भी रोजमेरी को प्रणाम किया। उनकी प्रशंसा स्पष्ट थी। सुश्री रोज हमेशा से ही शांत स्वभाव की रही हैं। आप प्रसिद्ध डॉक्टर बेल और कुशल पियानोवादक मेलोडी हैं, लेकिन आपने हमारे सामने कभी अहंकार नहीं दिखाया। आपने कभी हमें नीचा नहीं दिखाया। आप बहुत ही मिलनसार हैं। आप तो बहुत ही विनम्र हैं।
श्री मैकमिलन, आपको इतनी अच्छी पत्नी मिलने पर बहुत बहुत बधाई। रोजमेरी न केवल सुंदर और दयालु है बल्कि कई कलाओं में भी निपुण है, वह सचमुच अद्भुत है। मुझे पूरी तरह से यकीन नहीं है, ये तो बस एक परीक्षण चरण है, रोजमेरी ने हल्के अंदाज में समझाया। उसने यही कहा था कि वह ठीक हो जाएगी। अंततः इसे हासिल किया जा सकेगा या नहीं, ये शर्ली की शारीरिक स्थिति पर निर्भर करता है। अगर थोड़ी सी भी उम्मीद है तो मैं तुम्हारा पूरा समर्थन करूंगा। फिलिप ने उसे पूरा भरोसा और विश्वास दिलाया। मुझे विश्वास है कि अगर दादी बोल पाती तो वह निश्चित रूप से तुम्हारे फैसले का समर्थन करती। जीवन भर निष्क्रिय पड़े रहने के बजाय क्यों न एक बार कोशिश करके देखें, शायद कोई चमत्कार हो जाए। दरअसल उम्मीद की काफी गुंजाइश है, लगभग 70-80%, लेकिन फिर भी 20% अनिश्चितता है जिसे हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। रोजमेरी ने धीरे से कहा, मैं दादी को ठीक करने की पूरी कोशिश करूंगी। मैं उनसे व्यक्तिगत रूप से मिलकर उनका धन्यवाद भी करना चाहती हूँ। सबकी निगाहें उसके गले में लटके मुकुटनुमा हार पर टिकी थीं। इस दुनिया में शायद सिर्फ वही इस हार को पहनने के योग्य थी, है ना? अगर शर्ली जाग जाए और तुम्हें देख ले तो वह बहुत खुश होगी। फिलिप की आंखों में फिर से आंसू आ गए। अच्छा, हम सब यहाँ खड़े न रहें, मिस रोज को अंदर जाकर थोड़ी देर बैठने दीजिए। फिलिप की मदद करते हुए मिस्टर ब्रॉडी ने बटलर को याद दिलाया। जी हाँ, मैं उत्साहित हो गया था और अपनी प्यारी रोजमेरी को बहुत देर तक खड़ा रखा। फिलिप हंसा। अंदर आइए और मेरे साथ बैठिए, मिस्टर ब्रॉडी, किसी से रोजमेरी के पसंदीदा नाश्ते बनवाए और कुछ जूस तैयार रखिए। रोजमेरी कहना चाहती थी कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, लेकिन बूढ़े आदमी को इतना खुश देखकर उसे उसके साथ अंदर जाना ही पड़ा। कुछ नाश्ता करने, अपनी दादी की नब्ज जांचने और नौकरों को उसे खाना खिलाते देखने के बाद, दवा लेने के बाद रोजमेरी आखिरकार उठी और बोली, मुझे घर जाना चाहिए। काफी रात हो चुकी थी। घर में सब लोग अब तक सो चुके होंगे। वह इन दिनों इतनी व्यस्त थी कि उसे घर पर रहने का मुश्किल से ही समय मिलता था। रोमियो, तुम्हें रोजमेरी को सुरक्षित उसके घर तक पहुंचाना होगा और उसके घर पहुंचने पर उसे फोन करना होगा, उसे परेशान मत करो। फिलिप ने अपने पोते को कुछ निर्देश दिए और फिर रोजमेरी की ओर मुड़कर कहा, जब तुम्हारी दादी ठीक हो जाएंगी तो हम उनके साथ सैर पर जा सकते हैं। हमें बहुत खुशी है कि तुम, मैकमिलन परिवार, हमारे साथ हो। परिवार आपकी देखभाल की बहुत सराहना करता है। आप आजकल बहुत मेहनत कर रहे हैं। उसे अभी भी दवा तैयार करनी थी और नियमित रूप से शर्ली के स्वास्थ्य में सुधार की जांच करनी थी। ये वास्तव में उसके लिए कठिन था। और उन्हें कोलिंस परिवार की कंपनी का प्रबंधन भी करना पड़ता था। फिलिप को लगता था कि वह बहुत काबिल है, लेकिन उसे उस पर दया भी आती थी। यह मुश्किल नहीं है, फिलिप को हल्की खांसी करते देख रोजमेरी ने चिंता से कहा, बाहर हवा चल रही है, तुम्हें अंदर चले जाना चाहिए और सर्दी जुकाम नहीं पकड़ना चाहिए। कोई बात नहीं, मैं तुम्हें बाहर तक छोड़ देता हूँ। फिलिप रोजमेरी के साथ टहलने के लिए निकल पड़ा। वे अभी भी गेट से कुछ दूरी पर थे। चलते चलते उसने कहा, मुझे याद है जब तुमने पहली बार मेरी जान बचाई थी। उस समय सभी डॉक्टरों ने उन्हें शामक और हृदय की दवा देने का सुझाव दिया, केवल रोजमेरी ही इसके सख्त खिलाफ थी। अगर उसकी जिद न होती तो शायद वो बहुत पहले ही मर चुका होता। अगर तुम न होते तो मैं तुम्हारे साथ यहाँ कैसे चल रहा होता, अपनी पत्नी के जागने का इंतजार कर रहा होता। ये सब भाग्य की बात है। रोजमेरी ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, ठीक है, आप यहीं रुक सकते हैं, आपको अंदर जाना चाहिए। हालांकि उनकी सेहत में काफी सुधार हो गया था, फिर भी उन्हें सावधानी बरतने की जरूरत थी। जब भी आपको अगले कुछ दिनों में फुर्सत मिले, रोमियो के साथ यहाँ खाना खाने जरूर आना, चाहे दोपहर का खाना हो या रात का खाना, कोई बात नहीं। हम बातें कर सकते हैं और खाने के बाद टहलने जा सकते हैं। उसे रोजमेरी से बातें करना अच्छा लगता था, इससे उसे बहुत खुशी मिलती थी। रोजमेरी उन दूसरी अमीर लड़कियों जैसी नहीं थी जो उसे खुश करने के लिए हर संभव कोशिश करती थीं और उसके आसपास संभल कर चलती थीं। इसके बजाय वह बेबाक राय रखती थी और साथ ही उसकी भावनाओं का भी ख्याल रखती थी। लेकिन वह उन लोगों की तरह नहीं थी जो बहुत ही बेबाक होते हैं और जिनके शब्दों और कार्यों से उसे चिढ़ होती है। ठीक है, जब मुझे थोड़ा समय मिलेगा तो मैं आज जाऊंगी। रोजमेरी कार में बैठ गई। जैसे ही कार स्टार्ट हुई, उसने रियरव्यू मिरर में अपने दादाजी की तरफ देखा। वे अभी भी वहीं खड़े थे, उसे जाते हुए देख रहे थे। दादाजी तुम्हें बहुत पसंद करते हैं, तुम्हें पता है ना, रोमियो ने धीरे से कहा। ये स्नेह इसलिए नहीं था क्योंकि उसने उसकी मदद की थी और फिर उसकी पत्नी को बचाया था। दुनिया से निपटने का रोजमेरी का तरीका ही था जिससे उसे सुकून मिलता था।
रोमियो ने रोजमेरी को रिफ्लेक्शंस विला में छोड़ा और फिर उसे जड़ी बूटी वाली दवा से भरे 2 बक्से भेंट किए जो वह चाहती थी। रोजमेरी थोड़ी हैरान रह गई। ये तो उनकी मूल सहमति से कहीं अधिक था। ये मेरे निजी भंडार से हैं, तुम इन्हें पहले इस्तेमाल कर लो। रोमियो ने डिब्बे उसके हाथों में रखते हुए कहा, मैं बाद में और ढूंढ लूंगा। कोई जरूरत नहीं। रोजमेरी जानती थी कि ये दोनों चीजें काफी दुर्लभ हैं और इनकी मात्रा कम से कम 1 अरब के बराबर है। मजाक मत करो, मुझसे शर्माओ मत। रोमियो ने प्यार से उसके सिर पर थपथपाते हुए कहा, अंदर जाओ, मैं तुम्हें कल सुबह लेने आऊंगा। ठीक है। रोजमेरी 2 बक्से पकड़े हुए घर में दाखिल हुई। अचानक उसका फोन वाइब्रेट करने लगा। एक इनकमिंग कॉल। अध्याय 163। रोजमेरी ने फोन पर कॉल का जवाब देने के लिए अपना फोन निकाला और रोमियो के जाने के बाद ही बोली, जैक। रोजमेरी, आज 10वां दिन है। अगर हैरिस ने पैसे नहीं चुकाए तो फियोना उन्हें अदालत में ले जाएगी। रोजमेरी को ये बात याद थी। फियोना ने पहले योलांडा के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए थे, इस उम्मीद में कि योलांडा उनके पियानो ब्रांड की प्रवक्ता बनेंगी। लेकिन अनुबंध में एक शर्त थी कि योलांडा के बारे में कोई भी नकारात्मक खबर नहीं होनी चाहिए अनुबंध अवधि के दौरान, अन्यथा उसे अनुबंध उल्लंघन के जुर्माने का 10 गुना भुगतान करना होगा। योलांडा पर साहित्यिक चोरी का आरोप लगा, जिससे अनुबंध की शर्तों का उल्लंघन हुआ। फियोना ने मांग की कि हैरिस 10 दिनों के भीतर मुआवजे के तौर पर $5 मिलियन का भुगतान करे, अन्यथा वह मामले को अदालत में ले जाएगी। आज आखिरी दिन था। क्या हमें चुपचाप बैठकर देखना चाहिए कि फियोना इसे कैसे संभालती है? अभी समय नहीं आया है। रोजमेरी ने उदासीनता से उत्तर दिया, अपनी मूल योजना पर कायम रहो। ठीक है। इस समय हैरी परिवार मुश्किल में था। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि शहर के बीचों बीच स्थित जिन 8 दुकानों को बेचने की योजना बनाई थी, उनमें से एक भी नहीं बिकी। 10 दिन बीत चुके थे और कोई भी खरीदार नहीं मिला था। क्या रोजमेरी पर्दे के पीछे से सब कुछ नियंत्रित कर रही है? अन्यथा 10 दिनों में दुकानों के लिए कोई खरीदार कैसे नहीं मिल सकता? ओल्गा हैरी एक गर्म टिन की छत पर बैठी बिल्ली की तरह बेचैन थी, लेकिन इटली ने मेज पर जोर से हाथ पटका। बस करो। क्या तुम हर बात का दोष रोजमेरी पर डालना बंद कर सकते हो? भले ही उसके कुछ संपर्क हो, लेकिन वह सभी खरीदारों को दुकानें खरीदने से नहीं रोक सकती। यह बाजार का मामला है, रोजमेरी की समस्या नहीं। तुम हमेशा उसे ही क्यों निशाना बनाते हो? तो फिर आप ही बताएं, हमारी दुकानें क्यों नहीं बिक रही हैं? ये तो शहर के बीचों बीच प्रमुख स्थान है। बाजार मूल्य 2.5 लाख प्रति दुकान है, हमने तो कीमत घटाकर 2.5 लाख कर दी है। 1000। तुम मुझसे पूछ रहे हो, मुझे कैसे पता चलेगा? एटली बहुत परेशान हो चुका था। 10 दिनों से उसने न तो ठीक से खाना खाया था और न ही अच्छी नींद ली थी। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि उनका कभी सुचारू रूप से चलने वाला जीवन अचानक इतनी परेशानी में क्यों बदल गया। रोजमेरी के घर छोड़ने के 1 महीने से भी कम समय में ही उनका जीवन पूरी तरह से उलट-पुलट हो गया और बेहद भयावह हो गया। एटली अतीत को याद करने से खुद को रोक नहीं सका। ऐसा प्रतीत हुआ कि हैरिस का व्यवसाय रोजमेरी के आने के बाद ही सुधरना और अधिक सफल होना शुरू हुआ था। उसके जाने के बाद से सब कुछ बिगड़ता चला गया है। अब हम क्या करें? 1 घंटे में फियोना हम पर मुकदमा कर देगी। उन्होंने तो कानूनी दस्तावेज भी तैयार कर लिए हैं। ओल्गा बुरी तरह घबराई हुई थी। जैसे ही वे अपने आधिकारिक अकाउंट पर कानूनी दस्तावेज पोस्ट करेंगे, सबको योलांडा की साहित्यिक चोरी के बारे में पता चल जाएगा। इससे न सिर्फ योलांडा की प्रतिष्ठा को नुकसान होगा, बल्कि हैरिस की प्रतिष्ठा पर भी धब्बा लगेगा। एटली ने दर्द से अपनी कनपटी पकड़ ली। ओल्गा की लगातार बकबक सुनकर उसका मिजाज और भी खराब हो गया। इस तरह हमने रोजमेरी को पहले जो 6 लाख रुपये दिए थे, वह पूरी तरह से व्यर्थ हो गए। योलांडा को भी डर और बेचैनी महसूस होने लगी। ये सब रोजमेरी की गलती है, उसके बिना घर में सब कुछ ठीक था। क्या आप रियल एस्टेट एजेंट को दोबारा फोन कर सकते हैं? ओल्गा ने विनती की, सिर्फ आधा घंटा बचा है। मैंने 20 मिनट पहले फोन किया था। उनसे दोबारा संपर्क करो। ओल्गा के मन में अचानक एक व्यक्ति का नाम आया। जिस व्यक्ति ने पिछली बार हमसे घर और दुकान खरीदी थी, उसे एजेंट से बात करनी चाहिए। पता करो कि क्या उनके पास अभी भी उसका संपर्क नंबर है। उससे पूछो कि क्या वह अभी भी खरीदने में रुचि रखता है, भले ही हमें कीमत थोड़ी कम करनी पड़े। जब तक दूसरा पक्ष उन्हें संकट से निकालने के लिए $5 मिलियन का भुगतान कर सकता है, तब तक उन्हें दांत पीसकर इसे स्वीकार करना ही होगा। एटली को भी उम्मीद की एक किरण दिखाई दी। पिछली बार उस व्यक्ति ने उसे देखते ही देखते $6 मिलियन भेज दिए थे। इसका मतलब था कि यह आदमी बहुत अमीर था, शायद उसके बराबर ही। कोई आम आदमी नहीं।
तुम अभी भी वहां क्यों खड़ी हो? कॉल करो। ओल्गा ने ये कहते हुए बेचैनी से समय देखा, केवल 26 मिनट बचे थे। इटली ने एजेंट को फोन किया, जिसने कहा कि उसे उस व्यक्ति से बात करनी होगी, इसलिए इटली के पास इंतजार करने के अलावा कोई चारा नहीं था। सिर्फ 7 मिनट बचे थे, फिर भी एजेंट की तरफ से कोई खबर क्यों नहीं आई? कहीं वो सो तो नहीं गया? ओल्गा को याद आया कि पिछली बार जब ठीक इसी समय की बात है, तो वो सोने ही वाला था। तभी इटली का फोन बज उठा। उसने झट से फोन उठाया और पूछा, क्या खबर है? मैंने उस सज्जन को आपके शहर के बीचों बीच स्थित 8 दुकानों का स्थान और कीमत बताई। उन्होंने कहा कि अगर उन्हें ये दुकानें 5 मिलियन में मिल जाएं, तो वे तुरंत पैसे भेज देंगे। क्या 5 मिलियन? हालांकि इटली उस आदमी के मोलभाव करने के लिए तैयार था, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि वह पिछली बार से भी ज्यादा कीमत कम कर देगा। 8 दुकानें, कुल $16 मिलियन, और वह आदमी। क्या आप उन्हें सिर्फ 5 मिलियन में खरीदना चाहते थे? इसे मान लो, जल्दी मान लो। हालांकि ओल्गा को यह नहीं पता था कि वह आदमी कितना पैसा दे रहा है, लेकिन इस समय उसे इसकी कोई परवाह नहीं थी। उनकी बेटी की इज्जत दांव पर लगी थी और वह अपनी प्रतिष्ठा बचाना चाहती थी, वह हंसी का पात्र नहीं बनना चाहती थी। इटली दुविधा में था, अभी भी हिचकिचा रहा था। पिछली बार 14 दुकानें और 4 आलीशान घर, जिनकी कुल कीमत 18 मिलियन थी, केवल 6 मिलियन में बिके थे। अब अगर वह 8 दुकानें मात्र 5 मिलियन में बेच दे तो क्या होगा? इसका मतलब यह था कि उसे कुल मिलाकर 23 मिलियन का नुकसान होगा। कृपया, ओल्गा हताश होकर धीरे से विनती करने लगी, हम हमेशा और अधिक पैसा कमा सकते हैं, लेकिन प्रतिष्ठा एक बार खराब हो जाए तो उसे वापस पाना मुश्किल है। अंततः इटली ने मजबूरी में समझौता कर लिया। आखिरी समय में उन्हें अपने फोन पर $5 मिलियन के हस्तांतरण की सूचना मिली। ओल्गा की आंखों में आंसू आ गए और उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसने झटपट पैसे फियोना को भेज दिए। पैसे भेजने के बाद उसने फियोना को फोन करके बताने की कोशिश की कि पैसे भेज दिए गए हैं, लेकिन फियोना ने उसे पहले ही ब्लॉक कर दिया था। हैरिस परिवार का साम्राज्य मेरी वजह से ढह रहा है। इटली का दिल टूट गया था, उन्होंने अपना चेहरा ढक लिया और ऐसा लग रहा था जैसे रातों रात उनकी उम्र 10 साल बढ़ गई हो। पापा, मुझे माफ कर दीजिए। योलांडा ने अपने पिता को इतना निराश दूसरी बार देखा था। पहली बार ऐसा तब हुआ जब उन्हें मेलोडी को $6 मिलियन देने पड़े। उस रात इटली को बहुत दर्द हुआ। उसके लिए पैसा उतना ही महत्वपूर्ण था जितना उसका जीवन। पिताजी, मुझे पता है मैंने गलती की है। मैं कड़ी मेहनत करूंगा और अपने परिवार का नाम रोशन करूंगा। मैं वादा करता हूं। इटली ने धीमी आवाज में कहा, मुझे डर है कि हमारे पास अब ज्यादा समय नहीं बचा है। क्यों? इटली ने आह भरी और फिर कहा, कोई हमारे कपड़े नहीं खरीद रहा, हमें कोई नई साझेदारी नहीं मिल रही, और हमारे पुराने साझेदार अनुबंध समाप्त करने के बारे में सोच रहे हैं। हमारे पास बेचने के लिए लगभग कोई संपत्ति और दुकानें नहीं बची हैं। सब कुछ बर्बाद हो रहा है। घबराओ मत। ओल्गा ने थोड़ी देर सोचा, फिर फैसला किया, कल अस्पताल चलते हैं। मैंने सुना है कि आजकल बुढ़िया कभी कभी जाग जाती है, भले ही थोड़ी देर के लिए ही सही। जब तक वह होश में है तब तक अच्छा है। अध्याय 164। आप क्या करने की योजना बना रहे हैं? मैं कल पूरे दिन वहीं रहने की योजना बना रही हूं जब तक वह जाग नहीं जाती, ओल्गा ने अपनी आंखों में दृढ़ निश्चय की चमक के साथ कहा। हम उनसे कहेंगे कि वे अपने कुछ शेयर बेच दें ताकि हम इस मौजूदा मुश्किल से निकल सकें। वे एक बुजुर्ग महिला है, वैसे भी उन शेयरों से उन्हें कोई फायदा नहीं हो रहा है। लेकिन हमारे पास भी शेयर हैं। हम अपने शेयर नहीं बेच रहे हैं, लेकिन हम मां से उनके शेयर बेचने के लिए कह रहे हैं। यह उचित नहीं लगता। इटली ने एक पल रुककर कहा, साथ ही मां इतने लंबे समय से बेहोश थी, उनके जागते ही उन पर इससे हमला करना सही नहीं लगता। किसने कहा कि हमने बेचा नहीं है? ओल्गा ने पलटवार किया। हम पहले ही कई दुकानें और घर बेच चुके हैं। अगर हम और शेयर बेचते हैं तो कंपनी पर बाहरी लोगों का कब्जा हो जाएगा। क्या आप चाहते हैं कि बाहरी लोग हमारी कंपनी चलाएं? या आप चाहते हैं कि मां ये काम करे? इटली चुप हो गया। कंपनी के बहुसंख्यक शेयरधारक के रूप में कंपनी का प्रबंधन जारी रखने के लिए हमें अपने शेयर रखने होंगे। इससे मां को आराम मिलेगा, हमें उनकी देखभाल के लिए अधिक पैसा मिलेगा और कंपनी अन्य शेयरधारकों के दखल से दूर रहेगी। हाथों को संभालें और हमारी मौजूदा मुश्किल को दूर करें। सब ठीक है। इटली की चुप्पी देखकर ओल्गा समझ गई कि वह दुविधा में है और उसने इस मौके का फायदा उठाया। अगर हम अपनी मौजूदा समस्याओं को खुद ही हल कर सकते तो हम मां के शेयरों को हाथ भी नहीं लगाते। हम यह इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास कोई और विकल्प नहीं बचा है।
ओल्गा ने आंसू बहाने का नाटक करते हुए नजरें फेर ली। और वैसे भी हमारे परिवार में तो एक ही बच्चा है, योली। माँ की सारी संपत्ति तो आखिरकार तुम्हारी ही होगी, है ना? और तुम्हारी संपत्ति भी योली की ही होगी, है ना? तो फिर क्यों इसे जल्द से जल्द क्यों न प्राप्त कर लिया जाए, खासकर इसलिए क्योंकि यह हमारी मौजूदा समस्याओं का समाधान कर सकता है। एटली का मन बदल गया था, लेकिन फिर भी वह संशय में था। ओल्गा ने आगे कहा, अगर हम इस मामले को सुलझाने में बहुत देर कर देते हैं और कंपनी दिवालिया हो जाती है, तो उन शेयरों की कोई कीमत नहीं रहेगी। और तब माँ के शेयर उनके किसी काम के नहीं रहेंगे। ये बात समझ में आती है। एटली पूरी तरह आश्वस्त हो गया। चलो माँ से मिलने और उनकी बात सुनने के लिए समय निकालते हैं। योलांडा को तुरंत समझ आ गया, पापा, मैं भी कल दादी के घर जाना चाहती हूँ। ठीक है। पुष्टि मिलने के बाद योलांडा ने ओल्गा के साथ एक नज़र का आदान प्रदान किया, मानो कह रही हो, माँ चिंता मत करो, बाकी सब मुझ पर छोड़ दो। रोजमेरी जब घर लौटी तो उसने देखा कि उसका कमरा एक दर्जन से अधिक खूबसूरती से लपेटे हुए उपहारों से भरा हुआ था। श्रीमती रोज, आप घर आ गईं। एडिथ ने मुस्कुराते हुए उनका अभिवादन किया। ये सभी उपहार युवा मालिक हंटर कॉलिंस की ओर से हैं। वह इन्हें आपको व्यक्तिगत रूप से देना चाहते थे, लेकिन चूंकि आप घर पर नहीं थीं और वह सख्त नियमों का पालन करते हैं, इसलिए वह ऐसा नहीं कर पाए। उन्होंने मुझसे कहा कि मैं उन्हें सोने से पहले पहुंचा दूं। ये सब हंटर ने भेजे हैं। रोजमेरी आश्चर्यचकित थी, उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसने अचानक उसे इतने सारे उपहार क्यों दिए। हंटर के इरादों को समझते हुए रोजमेरी को अंदर से सुकून महसूस हुआ। वह सचमुच तुम्हारी परवाह करता है। एडिथ ने चारों ओर देखा और फुसफुसाते हुए कहा, सेरेना तुमसे बहुत ईर्ष्या करती है। उसने हंटर के सामने तो नहीं दिखाया, लेकिन वह पूरी रात खराब मूड में रही और स्टाफ के साथ बुरा बर्ताव किया। ऐसा लग रहा है जैसे वह बिल्कुल अलग इंसान बन गई हो। क्या उसे ईर्ष्या करने का कोई अधिकार है? क्या सेरेना ने वर्षों तक विलासितापूर्ण जीवन का आनंद नहीं उठाया था? ईर्ष्या करने की बारी उसकी कब आई? योलांडा ने मौजूदा हालात का जायजा लेते हुए कहा, ठीक है, मेरे लिए रोजमेरी हमेशा मेरी बहन रहेगी। भले ही वह हमारे परिवार से $6 मिलियन ले ले, फिर भी वह मेरी ही रहेगी। मैं किसी और के साथ नहीं रहना चाहती। उसके साथ मतभेद हैं। अपने भाषण के बाद उन्होंने एटली की ओर देखा और कहा, मुझे याद है कि दादी ग्रेस को ये सूप बहुत पसंद था। मैंने गूगल पर सर्च किया, ये सूप प्रोटीन से भरपूर है, पोषण की पूर्ति के लिए अच्छा है और एकदम सही है। बीमारों के लिए। साथ ही ये मुलायम और आसानी से पचने वाला है, इसलिए मैंने थोड़ा ज्यादा बना लिया। पापा, आप भी बाद में थोड़ा चख लेना, ठीक है? अचानक वह चीख पड़ी, ओह नहीं, मैं चूल्हा बंद करना भूल गई। रसोई से उसे उसकी आवाज सुनाई दी, वाह, सूप खराब नहीं हुआ। हमारा थमस कहाँ है? मुझे सूप रखना है। मुझे एक ऐसा बर्तन चाहिए जो अच्छी तरह से बंद हो सके। एटली को अभी भी अपनी जगह पर जड़वत खड़ा देखकर ओल्गा आगे बढ़ी और बोली, देखा तुमने? योली हमारा साथ दे रही है, रोजमेरी के विपरीत, जो बर्फ की तरह ठंडी है। हमें अब से उसके साथ बेहतर व्यवहार करना चाहिए। सूप पैक करने के बाद योलांडा ने नौकरों को निर्देश दिया, क्या आप लोग दादी ग्रेस के लिए तैयार की गई बाकी चीजें कार तक ले जा सकते हैं? बहुत बहुत धन्यवाद। ये सुनकर एटली ने पूछे बिना नहीं रह सका, खाने के अलावा आपने और क्या क्या तैयार किया? मैंने एक कमर तकिया खरीदा है, इससे दादी ग्रेस को बैठने में अधिक आराम मिलेगा। उसके पास एक टैबलेट भी है ताकि वह अपने पसंदीदा शो देख सके। मैंने उसके सभी पसंदीदा शो डाउनलोड कर रखे हैं, वे सभी शो जिनमें उसके पसंदीदा अभिनेता हैं। और फूल, दादी ग्रेस तो काफी समय से घर के अंदर ही फंसी हुई हैं, उन्होंने काफी समय से बाहरी दुनिया नहीं देखी है। फूलों का गुलदस्ता उन्हें गर्मियों की खूबसूरती की याद दिलाएगा। योलांडा ने खुशी और आनंद से चमकते चेहरे के साथ एक लंबी सूची सुना दी। एटली को अपराधबोध महसूस हुए बिना नहीं रह सका। दादी ग्रेस हमेशा रोजमेरी पर बहुत प्यार लुटाती थी और योली की उन्हें कभी परवाह नहीं थी, फिर भी योली इतनी मेहनत कर रही थी। ये वाकई अद्भुत था। होप अस्पताल के इनपेशेंट विभाग के कमरा नंबर 301 में सफेद बालों वाली एक बुजुर्ग महिला शांति से बिस्तर पर लेटी हुई थी। जब ओल्गा अंदर आई तब तक वह जाग भी नहीं पाई थी। उनके वीआईपी कमरे में एक निजी बैठक कक्ष था, जहां वे तीनों ग्रेस हैरिस के जागने तक इंतजार करने के लिए तैयार बैठे थे। कुछ देर बाद ओल्गा ने बेडसाइड टेबल के दराज में एक छोटा सा गैप देखा। ऐसा लग रहा था कि ग्रेस ने इसे खोला तो था, लेकिन ठीक से बंद करना भूल गई थी। अंदर क्या है, ये जानने की उत्सुकता में वह सोचने लगी कि क्या वह क्रेडिट कार्ड है या उसकी वसीयत।
जब उसने बॉक्स खोला तो उसे एक गिफ्ट बॉक्स मिला। डिब्बे के अंदर एक सुंदर फूल का आभूषण था। अचानक हुए इस सवाल से वह अचंभित रह गई और सोचने लगी, ग्रेस को यह चीज कब मिली? उच्च श्रेणी के रत्नों से बना यह फूल अत्यंत खूबसूरती से तैयार किया गया था और देखने में सचमुच मनमोहक था। उसने गलती से किसी चीज को छू लिया और उसमें से मधुर पियानो संगीत निकलने लगा। ये जादुई था। योलांडा भी इससे आकर्षित हुई। ये पियानो की धुन वाकई बहुत अच्छी है। आमतौर पर वहां आने वाले एकमात्र आगंतुक परिवार के सदस्य और रोजमेरी ही होते थे। ये रोज की तरफ से उपहार होना चाहिए, इटली ने कहा। ये काफी महंगा लग रहा है। अगर ग्रेस गलती से ठीक होने से पहले इसे तोड़ दे तो बहुत दुख की बात होगी। योली, हमारे परिवार में किसी को भी पियानो संगीत पसंद नहीं है। इसे ले लो, जब भी फुर्सत मिले इसे सुन लेना। योलांडा को वह रत्नजड़ित फूल बहुत पसंद था, लेकिन उसे स्वीकार करने में वह हिचकिचा रही थी और उसने कहा, यह तो ग्रैनी ग्रेस का है। हम परिवार हैं, इस बात को लेकर इतना विशेष होने की कोई जरूरत नहीं है कि किसका क्या स्वामित्व है। पिछले एक दशक में उन्हें काफी लाभ मिले हैं। सुश्री रोज की बात सही है, लेकिन कुछ लोग अपनी हद नहीं जानते, एडिथ ने बेबसी से कहा। पिछले 10 सालों से परिवार में सभी ने उसे लाडला माना है और इस भावना से छुटकारा पाना आसान नहीं है। मैं किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने की कोशिश नहीं कर रहा हूं। अगर उसकी मौजूदगी से परिवार खुश है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन अगर वह परिवार को दुख पहुंचाती रही तो मुझे लगता है कि मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कोई ना कोई उसे घर से निकाल देगा। इसलिए शुरू से अंत तक रोजमेरी ने उसे बिल्कुल भी भाव नहीं दिया। सेरेना महज एक मस्खरा थी। हालांकि वह कभी कभार हंगामा करती थी, लेकिन वह रोजमेरी का ध्यान आकर्षित करने लायक नहीं थी। सुश्री रोज, आपका दृष्टिकोण और आपकी सहनशीलता प्रशंसनीय है। तुम्हें भी मेरे लिए खड़े होने की जरूरत नहीं है। जब मैं इसे और बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी तो मैं खुद ही इससे निपट लूंगी। रोजमेरी जानती थी कि सेरेना का साथ न देने के कारण माथा ने एडिथ से दूरी बना ली थी। एडिथ को उम्मीद नहीं थी कि रोजमेरी इस बात पर ध्यान देगी और उसने कृतज्ञतापूर्वक कहा, हाँ। हालांकि उसने मौखिक रूप से सहमति दे दी थी, लेकिन अगर दूसरा पक्ष हद से ज्यादा आगे बढ़ जाता तो वह निश्चित रूप से चुप नहीं बैठती। वह किसी को भी रोजमेरी के बारे में बुरा भला कहने की इजाजत नहीं देती थी। मैं कल फिर से हंटर को धन्यवाद दूंगा। ठीक है, मैं आपको आराम करने से नहीं रोकूंगा। एडिथ के जाने के बाद रोजमेरी ने अपने सामने रखे उपहार को धीरे से छुआ। परिवार का प्यार पाना कितना अच्छा लगता था। अगली सुबह इटली की नींद एक घबराहट भरी फोन कॉल से खुली। क्या एक और प्रोसेसिंग पार्टनर हमारा अनुबंध रद्द करना चाहता है? इस बार क्या स्थिति है? क्या उन्होंने सिर्फ इसलिए अनुबंध रद्द करने का फैसला किया है क्योंकि प्रतियोगिता के बाद रोजमेरी की कंपनी अधिक लोकप्रिय हो गई है और बेहतर शर्तें पेश करती है? कुछ और सवाल पूछने के बाद इटली के पास फोन रखने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा था। उनकी बातचीत से जाग उठी ओल्गा उठकर बैठ गई और घबराकर पूछा, क्या हुआ? वे सभी प्रोसेसिंग पार्टनर कह रहे हैं कि वे हमारा अनुबंध रद्द करना चाहते हैं और ऑर्डर रोजमेरी की कंपनी को देना चाहते हैं। ये तथाकथित प्रसंस्करण भागीदार ऐसी वस्त्र कंपनियां थीं जिन्हें अपने उत्पादन के बाद अपने कपड़ों को संसाधित करने के लिए अन्य कंपनियों की आवश्यकता होती थी। कुछ लोगों को क्षमता की कमी के कारण कुछ और कदम उठाने की आवश्यकता पड़ी। कुछ को लेबल लगाने की आवश्यकता थी, कुछ को गुणवत्ता निरीक्षण की आवश्यकता थी और कुछ को उत्पादन बढ़ाने की आवश्यकता थी। इटली की कंपनी पहले ही कई बड़े साझेदारों को खो चुकी थी और वे इन्हीं प्रोसेसिंग साझेदारों पर निर्भर रहकर किसी तरह अपना काम चला रहे थे। अब तो प्रोसेसिंग पार्टनर भी साथ छोड़ रहे थे। उनकी कंपनी सचमुच कगार पर थी। रोजमेरी की तरफ से कीमत कम कर दी गई है। उनका कहना है कि वे प्रोसेसिंग फीस में 10% की कमी कर सकते हैं, लेकिन वह 10% बहुत मुनाफा ला सकता है। इटली की यह बात सुनकर ओल्गा ने तुरंत कहा, तो फिर हम प्रोसेसिंग फीस भी कम कर सकते हैं। इटली ने सिर हिलाते हुए कहा, अगर हम अपनी आमदनी में 1/10वां हिस्सा कम कर दें तो हम असल में मुफ्त में काम कर रहे होंगे। हम अभी मुख्य रूप से इसी आमदनी पर निर्भर हैं, क्योंकि जो कपड़े हम खुद बनाते हैं वे बिक ही नहीं सकते। अध्याय 165 रोज का काम बाकियों जैसा नहीं है। वे मुख्य रूप से कपड़े बनाकर और बेचकर पैसा कमाती हैं। दूसरों के लिए गंदा काम करना उनके लिए बस अतिरिक्त कमाई है। भले ही प्रति ऑर्डर मुनाफा नगण्य हो, इससे उनकी कंपनी के कामकाज में कोई बाधा नहीं आएगी। लेकिन हैरिस परिवार का व्यावसायिक परिदृश्य बिल्कुल अलग था। चलो जल्दी करते हैं। ओल्गा बिस्तर से कूदकर उठी और बोली, नाश्ते के बाद हम मां से मदद लेंगे।
इटली सुबह की दिनचर्या पूरी करके सीढ़ियों से नीचे उतरा, लेकिन उसे योलांडा का कोई अता पता नहीं था। वह थोड़ा परेशान हो गया। योलांडा कहाँ है? क्या वह दादी के घर नहीं गई थी? उसे कहो कि जल्दी से नाश्ता कर ले। हम अब यात्रा पर निकलने ही वाले हैं। अब तो काफी देर हो चुकी है। घर में हाल ही में इतना हंगामा होने के बावजूद वह कैसे चैन की नींद ले पा रही है। पास ही खड़ी आया तुरंत बीच में बोली, मिस योली सुबह 6 बजे उठ गई थी, तब से रसोई में लगातार काम कर रही हैं। उन्होंने एक निवाला भी नहीं लिया। उन्होंने कहा कि वह पहले आप लोगों और बुजुर्ग महिला के लिए नाश्ता बनाना चाहती हैं। ये सुनकर इटली को एहसास हुआ कि उसकी बेटी के बारे में उसे गलतफहमी हो गई थी और वह तेजी से रसोई की ओर भागा। योलांडा रसोई में काम में पूरी तरह डूबी हुई थी। दीवार पर पास आते हुए किसी व्यक्ति का प्रतिबिंब देखकर उसने लड़खड़ाने का नाटक किया, एक हाथ अलमारी पर रखा और कमजोरी का प्रदर्शन किया। दाई ने तुरंत मदद की। योली, क्या तुम ठीक हो? मुझे लगता है कि तुम खाली पेट काम करके हद से ज्यादा मेहनत कर रही हो। थोड़ा आराम कर लो। मैं ठीक हूँ, योलांडा मुस्कुराई। जब तक सभी को मेरा बनाया नाश्ता पसंद आ रहा है, तब तक मैं खुश हूँ। इतना कहकर उसने इटली को पहली बार देखने का नाटक किया। मुस्कुराते हुए बोली, सुप्रभात पिताजी। मैंने आपके और माँ के लिए कुछ खाना बनाया है। घर लौटने के बाद से आपने मेरे पाक कौशल का स्वाद नहीं चखा है। इटली को पहले तो गुस्सा आया, क्योंकि उसे लगा कि उसकी बेटी सो रही है। लेकिन अब उसे इतना आज्ञाकारी और समझदार देखकर उसे अपराधबोध और शर्मिंदगी का एहसास हुआ। इतनी अच्छी बेटी, अगर वो देर तक सोती रही तो क्या हुआ? वह बहुत ही तुच्छ रहा है। क्या योलांडा उसके मिजाज को नहीं समझ पाए? एक सफाईकर्मी महिला द्वारा पाली पोसी गई, उसने कठिन समय देखे थे और बातों के पीछे छिपे अर्थ को समझने की उसकी क्षमता बेजोड़ थी। उसने अपना बनाया नाश्ता खाने की मेज पर परोसा और बोलते हुए अपना एप्रन खोला, मैं 5 साल की उम्र से खाना बना सकती हूँ। जब मेरी पालक माँ काम पर जाती थी तो मैं खाना तैयार रखती थी। वह घर पहुंच गई। ये सुनकर इटली का अपराधबोध और गहरा गया। उसे इस बात का एहसास ही नहीं था कि उसने इतनी कम उम्र में खाना बनाना सीखना शुरू कर दिया था। उस समय उनकी सेहत ठीक नहीं थी और उन्हें अक्सर दवा की जरूरत पड़ती थी। हम मांस नहीं खरीद सकते थे, इसलिए मैं उनके लिए अलग अलग सब्जियां पकाती थी। कभी कभी मैं उन्हें अपने हिस्से का मांस दे देती थी, क्योंकि मैं तो बस एक बच्ची थी। मैं चाहे खाऊं या न खाऊं, मेरा वजन तो बढ़ता ही रहेगा। इटली का दिल और भी ज्यादा दुखने लगा। ओल्गा, जो किसी समय चुपके से नीचे चली गई थी और योली को खाना बनाते और अपने बचपन की कहानियां सुनाते हुए देख रही थी, ने चुपके से उसे अंगूठा ऊपर करके इशारा किया, मानो ये कहना चाह रही हो, शाबाश बेटी, अपने पिता को देखो, वह रोने ही वाले हैं। आसपास की दाइयां भी यही कह रही थीं। योली का जीवन वाकई बहुत कठिन रहा है। उसे छोटी उम्र से ही बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, फिर भी वह इतनी समझदार और विचारशील है। ये दिल दहला देने वाला है। शुक्र है, योली अब घर वापस आ गई है। मुझे लगता है कि योली के उत्कृष्ट गुणों के कारण ही भाग्य उसे वापस यहाँ ले आया। सर, आपको योली के साथ और भी बेहतर व्यवहार करना चाहिए। वह खूबसूरत भी है और आज्ञाकारी भी, पिछली मिस रोज से कहीं बेहतर। बिल्कुल, उस सुश्री रोज के दिमाग में सचमुच कुछ खिचड़ी सी चढ़ गई थी। अगर ये बहन का तोहफा हो तो। योलांडा ने अपने निचले होंठ को काट लिया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि रोजमेरी इतना महंगा तोहफा कैसे दे सकती है। एक बुजुर्ग महिला को इतनी महंगी चीज की क्या जरूरत होगी? अगर तुम नहीं बताओगे तो मैं भी नहीं बताऊंगी, उसे कैसे पता चलेगा? वैसे भी हो सकता है ये चीज उसने किसी आदमी से धोखे से हासिल की हो। मुझे तो इस बात की भी परवाह नहीं कि ये दागदार है। बस इसे ले लो और अपनी दादी के लिए संभाल कर रखो। अगर कभी उसे सच में इसकी जरूरत पड़े तो तुम उसे वापस दे देना। पापा, क्योंकि उसने सुझाव दिया है, मैं इसे अभी नानी ग्रेस के लिए रख लेती हूँ। योलांडा आगे बढ़ी और रत्न जैसे फूल को उठाते हुए उत्साह से उसे छूने लगी। उसे उसका डिजाइन और उपयोग दोनों पसंद आए। वो हम पर $6 मिलियन का मुकदमा कर रही है और हम उसका सामान सुरक्षित रख रहे हैं। अगर उसे पता होता तो शायद वह हमें धन्यवाद देती। ओल्गा ने दोबारा ध्यान से देखा, लेकिन उसे वह नहीं मिला जिसकी उसे तलाश थी। तभी उसकी नजर तकिए के नीचे छिपी किसी चीज पर पड़ी। एक नया फोन। उसने उसे उठाया और देखा कि उस पर कोई ब्रांड का निशान नहीं था। वह किसी अनजान ब्रांड का लग रहा था। उसने कुछ नाराजगी से इटली की तरफ देखा। क्या तुमने उसके लिए फिर कुछ खरीदा? मैंने नहीं, इटली ने एक पल सोचा और कहा, शायद रोज ने इसे खरीदा हो। वह काफी उदार है। जेम को फूल देती है, नए फोन खरीदती है।
क्या उसका कोई गुप्त मकसद है? ओल्गा ने व्यंग्यपूर्वक हंसते हुए कहा, क्या वह ग्रेस को विरासत बांटने के लिए मनाने की कोशिश कर रही है? सपने देखना बंद करो। एटली को भी इस बात का एहसास हो गया और रोजमेरी के बारे में उसकी राय और भी बिगड़ गई। वह पहले ही उन पर $6 मिलियन का मुकदमा कर चुकी है और फिर भी संतुष्ट नहीं है, एक लालची भेड़िए की तरह जो कभी संतुष्ट नहीं होता। ओल्गा को उम्मीद नहीं थी कि फोन में पासवर्ड होगा। पक्का रोजमेरी ने ही लगाया होगा। ग्रेस ने अपने फिंगरप्रिंट से फोन को अनलॉक करने के बाद उसे फोन खोलने पर पता चला कि उसमें मौजूद ऐप्स काफी सरल हैं। उसे उम्मीद नहीं थी कि बिना ब्रांड का फोन इतना अच्छा होगा। हाल ही की संपर्क सूची में केवल एक ही व्यक्ति था, रोजमेरी। पिछले कुछ दिनों में जब भी ग्रेस जागती, वह रोजमेरी को फोन करती। ओल्गा ने देखा कि ग्रेस ने कम से कम 1 दर्जन आउटगोइंग कॉल किए थे और वह तुरंत गुस्से से भर उठी। देखो, ग्रेस जागने के बाद सबसे पहले हमें फोन नहीं करती, बल्कि एक अजनबी से संपर्क करती है। ओल्गा ने इटली को फोन दिखाते हुए कहा, इससे साफ पता चलता है कि वह विरासत के लिए ग्रेस को अपने पक्ष में करने की कोशिश कर रही है। देखो, ग्रेस की नजरों में सिर्फ वही है। उन दोनों के बीच बार बार संपर्क देखकर इटली को और भी बुरा लगा। तुम पहले उसे ग्रेस को छोड़ने के लिए $10,000 देना चाहते थे। अब समझ गए, उसके लिए $10,000 एक बाल के बराबर भी नहीं है। ओल्गा ने फोन को एक तरफ रख दिया और उसे अपने हैंडबैग में रख दिया। तुम क्या कर रही हो? हालांकि इटली असहज महसूस कर रहा था, लेकिन ग्रेस का सामान ले जाने से वह खुश नहीं था। आखिरकार ग्रेस तो उसकी अपनी माँ ही थी। अगर मैं फोन यहीं छोड़ दूं और उन्हें मुझसे बार बार संपर्क करने दूं, तो जब ग्रेस अपनी सारी विरासत उन्हें दे देगी तो हमें इसका बहुत पछतावा होगा। ओल्गा उन्हें बिल्कुल भी संपर्क में नहीं रहने देगी। उसने पहले ही ग्रेस का एक फोन ले लिया था और उसे उम्मीद नहीं थी कि रोजमेरी उसे दूसरा फोन देगी। आखिर वो करना क्या चाह रही थी? उसी क्षण ओल्गा ने तकिए के नीचे कुछ सुनहरा देखा। उसने उसे बाहर निकालकर देखा। कितना सुंदर ब्रेसलेट है! ये तो स्पष्ट रूप से उच्च कोटि के सोने से बना है। अध्याय 166। इस रंग और डिजाइन को देखिए। क्या ये रोजमेरी की ओर से ग्रेस को दिया गया एक और उपहार था? वो विरासत में हिस्सा पाने के लिए खूब पैसा लुटा रही है ना? इटली, इस ब्रेसलेट को देखो। इसकी कीमत कम से कम $10 मिलियन है। ओल्गा ने अपनी प्रशंसा और लालच को नहीं छिपाया। इससे बस यही साबित होता है कि वह कुछ गलत करने वाली है। उसका ग्रेस से खून का कोई रिश्ता नहीं है और हमने उसे निकाल दिया है। हैरिस परिवार से बाहर, वह ग्रेस को इतना महंगा तोहफा नहीं देगी, है ना? एक बीमार बूढ़ी औरत एक फैंसी ब्रेसलेट क्यों पहन रही है? वह दिन भर बिस्तर पर पड़ी रहती है, इसे पहनने का क्या फायदा? रोजमेरी ने उसे सिर्फ गहने, फूल और नया फोन ही नहीं दिया, उसने उसे ये महंगे गहने भी दिए। क्या उसका लक्ष्य सिर्फ ग्रेस के शेयर, घर, कार और बचत ही नहीं था? उसकी हिम्मत तो देखो। इटली ने कभी नहीं सोचा था कि रोजमेरी इतनी महत्वाकांक्षी होगी। भले ही उनके बाद के कार्यों से उसे ठेस पहुंची हो, लेकिन उसे हैरिस परिवार की सारी विरासत हथियाने का सपना नहीं देखना चाहिए। ओल्गा ने कंगन अपने बैग में रखा और कहा, स्पष्ट कर दूं, मुझे ग्रेस के सामान में कोई दिलचस्पी नहीं है। मैं इसे इसलिए ले रही हूं ताकि ग्रेस अब रोजमेरी के बहकावे में न आए और जब भी वह उसे देखे तो उसके बारे में न सोचे। ये चीजें, इटली को ये बात तर्कसंगत लगी। मुझे यकीन है कि वह ग्रेस के लिए दूसरा उपहार खरीदने की हिम्मत नहीं करेगी। अगर उसने ऐसा किया तो ओल्गा उसे तब तक छीन लेगी जब तक कि वह और कुछ भेजने की हिम्मत न करे। पापा, मम्मी, दादी, ग्रेस की उंगलियां हिल रही थीं। योलांडा की खोज के बाद इटली और ओल्गा ने ग्रेस की ओर देखा। कुछ देर बाद ग्रेस हैरिस ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली और हल्की खांसी की। क्या तुम जाग रही हो? ओल्गा ने ग्रेस को उठने में मदद की और प्यार से कहा, योली, दादी, ग्रेस के लिए जो तकिया तुमने लाया था वह कहाँ है? जल्दी जाओ और ले आओ। ठीक है। योलांडा ने जल्दी से नया तकिया ग्रेस की पीठ के पीछे रख दिया और धीरे से पूछा, दादी, क्या अब आपको बेहतर लग रहा है? ग्रेस ने थोड़ी देर पहले अपने कान के पास किसी के बोलने की आवाज सुनी थी, लेकिन उसे समझ नहीं आया कि क्या कहा जा रहा था। अब बिस्तर के सिरहाने से टेक लगाकर बैठी ग्रेस को अपनी पीठ पर किसी चीज के दबाव से असहज महसूस हो रहा था। ये बहुत सख्त है, इसे हटा दो। बिस्तर पर एक कोन पर लेटी हुई उसके पीछे रखे सख्त तकिए के कारण उसे सांस लेने में कठिनाई हो रही थी। ये योली का तुम्हारे लिए प्यार है। ओल्गा ने झट से कहा, योली तुम्हारे लिए बहुत सी चीजें भी लाई है। फूलों का ये गुलदस्ता उसने अभी अभी रखा है। उसने कहा कि तुम बहुत दिनों से बीमार हो और तुमने बाहर की दुनिया नहीं देखी है। कुछ देर के लिए
ये गुलदस्ता आपको गर्मियों की खूबसूरती का एहसास करा सकता है। ग्रेस ने फूलदान में रखे फूलों पर बस एक नज़र डाली और कुछ हद तक अवाक रह गई। सफ़ेद लिली विषैली नहीं होती हैं, लेकिन उनकी तीव्र सुगंध में एक हल्का विष होता है जो रात में अनिद्रा का कारण बन सकता है। किसी खुली जगह में कुछ फूलों का ज्यादा असर नहीं होगा, लेकिन दिल के मरीज के लिए बने एक छोटे से अस्पताल के कमरे में यह तीव्र सुगंध वास्तव में उसके ठीक होने पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकती है। इसके अलावा फूलदान में कई गुलाबी ट्यूलिप भी थे। जैसा कि सर्वविदित था, ट्यूलिप के फूलों में विषैले एल्कलॉइड होते हैं। यदि वह 1-2 घंटे तक ट्यूलिप के पास रहती तो उसे विषाक्तता के लक्षण दिखाई दे सकते थे, जैसे सिरदर्द और चक्कर आना। इन फूलों से छोटे छोटे कण भी निकलते हैं जो त्वचा की एलर्जी, खुजली और गंभीर मामलों में बालों के झड़ने का कारण बन सकते हैं। उसे सच में नहीं पता था कि वे क्या सोच रहे थे। क्या आप इन्हें हटा सकती हैं? ग्रेस ने हल्की खांसी करते हुए कहा। तकिए और फूल इन्हें हटा दीजिए। कमरा फूलों की तेज खुशबू से भरा हुआ था, जो उसके पीछे मौजूद चीजों के साथ मिलकर उसे सांस लेने में कठिनाई पैदा कर रहा था। ये योली का तोहफा है। ग्रेस की बातों से ओल्गा खुश नहीं थी, लेकिन उसने अपना विनम्र रवैया बनाए रखते हुए कहा, योली ने तुम्हारे लिए एक नया टैबलेट भी खरीदा है। योली, टैबलेट कितने का था? 600 रुपये। देखो योली तुम्हारे साथ कितनी अच्छी है। ओल्गा ने मुस्कुराते हुए कहा, योली जाओ नया टैबलेट ले आओ। योली कितनी समझदार है, उसे पता है कि तुम्हें नाटक देखना पसंद है और उसने तुम्हारे लिए कुछ नाटक पहले ही डाउनलोड कर दिए हैं। दादी, ये नाटक आपके पसंदीदा अभिनेताओं द्वारा प्रस्तुत किए गए हैं। योलांडा ने ग्रेस को वह पट्टिका ऐसे दिखाई मानो वह कोई खजाना हो। मैंने कहा, इन्हें हटा दो। उसे वाकई बहुत असहज महसूस हो रहा था और उसमें खुद इन चीजों को हटाने की ताकत नहीं थी। एटली ने देखा कि ग्रेस को तकिए और फूल बिल्कुल पसंद नहीं आए, इसलिए उसने योलांडा को इशारा किया, जिसने अनिच्छा से टैबलेट नीचे रखा और तकिए और फूल उठा लिए। चूंकि तुम्हें ये पसंद नहीं है तो मैं इन्हें फेंक दूंगी। उसने दयनीय चेहरा बना लिया, जिससे ग्रेस को और भी बुरा लगा। उसे योली इसलिए पसंद नहीं थी क्योंकि वह पाखंडी थी। वह रोज जितनी ईमानदार और प्यारी नहीं थी। रोज की बात करें तो ग्रेस ये देखना चाहती थी कि उसके तकिए के नीचे रखी चीजें अभी भी वही हैं या नहीं। वह रोजमेरी को फोन करना चाहती थी, लेकिन उसे डर था कि ओल्गा उन चीजों को देख लेगी और ले जाएगी। अब तो उसमें अपना सामान वापस लेने की भी ताकत नहीं बची थी, इसलिए उसे फिलहाल इसे सहना ही पड़ा। तुम लोग अचानक मुझसे मिलने क्यों आ गए? वे आमतौर पर उससे मिलने कम ही आते थे, लेकिन अब जब पूरा परिवार यहाँ है तो जरूर कोई बात होगी। हम अक्सर आपसे मिलने आते हैं, लेकिन आप आमतौर पर सो रहे होते हैं। आपको अंदाजा भी नहीं है कि हम कितने चिंतित हैं। ओल्गा ने लंच बॉक्स फिर से खोला। देखो, योली ने तुम्हारे लिए नाश्ता बनाया है। उसे पता है कि तुम्हें बादाम क्रीम सूप बहुत पसंद है, इसलिए उसने खास तुम्हारे लिए बनाया है। इसमें कुछ ऐसे व्यंजन भी हैं जो तुम्हें अक्सर पसंद आते हैं। इसी बीच योलांडा सामान फेंककर वापस आए। ओल्गा ने उसका हाथ पकड़ा और ग्रेस को दिखाते हुए कहा, देखो उसके हाथ जल गए हैं। मैं ठीक हूँ। योलांडा ने झट से अपने हाथ अपनी पीठ के पीछे छिपा लिए और एक प्यारी और विचारशील मुस्कान दी, जैसा कि उसे लगा, जब तक दादी ग्रेस को ये पसंद है, मुझे अपने दोनों हाथ जलने से कोई फर्क नहीं पड़ता। ग्रेस को उसका दिखावा पसंद नहीं था। वह अपनी उम्र के हिसाब से बहुत चालाक थी, शायद इसलिए क्योंकि उसका पालन पोषण घर से बाहर हुआ था। उसकी परवरिश में जरूर कुछ गड़बड़ थी। मुझे भूख नहीं है, ग्रेस ने हाथ हिलाते हुए कहा। उसे पानी पीने की भी इच्छा नहीं थी। अगर कुछ है तो थूक दो। ओल्गा ने इटली की ओर एक नज़र डाली और अपनी सीट छोड़कर खड़ी हो गई, मानो वह ग्रेस से खुद इटली के बात करने का इंतजार कर रही हो। इटली को इशारा समझ आ गया। वह बैठ गया, ग्रेस का हाथ पकड़ा और बोला, मेरी कंपनी को हाल ही में बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। हमने कई दुकानें और मकान बेच दिए हैं, लेकिन फिर भी कंपनी की गिरावट नहीं रुक रही है। इसलिए मुझे उम्मीद है कि आप मेरी मदद कर सकती हैं। क्या आप अपने कुछ शेयर मुझे दे सकती हैं ताकि मैं इन समस्याओं से निपट सकूं? वर्तमान स्थिति, क्या आप लोगों के पास शेयर नहीं है? ग्रेस ने हल्के से खांसते हुए कहा। वह तुरंत उनके लालची इरादों को समझ गई थी। अध्याय 167। अगर हम कंपनी के शेयर बेच देते हैं तो इसे बाहरी लोग अपने कब्जे में ले लेंगे। क्या आप सचमुच चाहते हैं कि अजनबी हमारी कंपनी चलाएं? ग्रेस ने सहज भाव से उत्तर दिया, खैर हम और क्या कर सकते हैं। यदि आप व्यवसाय को ठीक से चलाने में असमर्थ हैं तो दिवालियापन से बचने के लिए इसे जल्द से जल्द सौंप देना बेहतर है।
यदि मेरी मृत्यु हो जाती है तो मैं हैरिस परिवार के पूर्वजों को ये बात समझा नहीं पाऊंगी। शायद ग्रेस की इस तरह की प्रतिक्रिया की उम्मीद न होने के कारण एटली और ओल्गा असहज महसूस कर रहे थे। मैं इतने सालों से इस कंपनी को चलाने में सक्षम रहा हूं, आप ये जानते हैं। बस अभी आर्थिक माहौल थोड़ा कठिन है। एटली के अपनी बात पूरी करने से पहले ही ग्रेस हंस पड़ी। क्या सच में यही आर्थिक संकट है? क्या तुमने ध्यान नहीं दिया कि जब से तुमने रोज को भेजा है, हमारी किस्मत खराब हो गई है। तुमने हमारी भाग्य की देवी को निकाल दिया और तुम तो कुछ भी नहीं करते। एहसास करो, ज्यादा परेशान मत होइए, आपका स्वास्थ्य महत्वपूर्ण है। एटली ने तुरंत उसे शांत करने की कोशिश की। ओल्गा और मेरे पास शेयर होने का मतलब है कि हम प्रमुख शेयरधारकों के रूप में कंपनी का प्रबंधन जारी रख सकते हैं। इससे आप पर कुछ दबाव कम होगा और हम और अधिक लाभ कमा सकते हैं। आपके ख्याल रखने के लिए पैसे। साथ ही कंपनी पर दूसरे शेयरधारकों का कब्जा नहीं होगा और हम अपनी मौजूदा समस्या का समाधान कर सकते हैं। क्या ये सबके लिए फायदेमंद नहीं है? उसने ग्रेस को वही बात दोहराई जो ओल्गा ने पहले कही थी। अगर हम अपनी मौजूदा समस्या का समाधान कर लेते तो हमें आपके शेयरों की जरूरत ही नहीं पड़ती, है ना? लेकिन हमारे पास कोई और विकल्प नहीं बचा है, यही आखिरी उपाय है। और अगर कंपनी दिवालिया हो जाती है तो चाहे हमारे पास कितने भी शेयर हो, वे बेकार हो जाएंगे। ग्रेस उसकी बात समझ गई और ठंडी हंसी हंसते हुए बोली, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर रही हूं। ये सुनकर एटली और भी चिंतित हो गए। शायद आपको कंपनी की मौजूदा स्थिति का अंदाजा नहीं है, यहां तक कि कारखाने भी बंद हो चुके हैं। अगर यही सिलसिला जारी रहा तो हमारी कंपनी सचमुच बर्बाद हो जाएगी। दिवालिया, तुमने जो किया सो किया। ग्रेस ने गुस्से से जवाब दिया, तुम तो आमतौर पर कहीं नजर नहीं आते, लेकिन अब जब तुम्हें मदद की जरूरत है तो तुम्हें मेरी याद आ रही है। कंपनी में हाल ही में बहुत सारी चीजें चल रही थी, इसलिए हम बहुत व्यस्त थे। ऐसा नहीं है कि हमने जानबूझकर तुमसे दूरी बनाई हो। एटली ने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन ग्रेस ने मन बना लिया था। अगर तुम्हें सच में मेरी परवाह होती तो जब मैं गंभीर रूप से बीमार थी तब तुमने मेरी पीठ पीछे रोज को दूर नहीं भेजा होता और मुझे मेरी पोती से अलग नहीं किया होता। इस पर ओल्गा खुद को रोक नहीं पाई। लेकिन योली तो आपकी असली पोती है। आप सिर्फ रोज से ही क्यों मिल रहे हैं? वह तो हमारी खून की रिश्तेदार भी नहीं है। तो क्या हुआ? ग्रेस ने पलटकर जवाब दिया, तुम तो मेरे लिए उसके जितनी अच्छी भी नहीं हो। क्या तुम्हें पता है कि उसने इस परिवार के लिए कितना त्याग किया है? हमने आपके साथ अच्छा व्यवहार क्यों नहीं किया? क्या हमने कुछ भी त्याग नहीं किया? ओल्गा गुस्से से आग बबूला थी। ग्रेस सच को तोड़ मरोड़कर पेश करने में माहिर थी। योली ने आज उसके लिए इतने सारे उपहार तैयार किए थे, क्या ये सद्भावना का संकेत नहीं था? आखिर उनसे गलती कहाँ हुई? वे इतने सालों से कंपनी चलाने और परिवार की देखभाल करने में कड़ी मेहनत कर रहे हैं, क्या उन्होंने कुछ त्याग नहीं किया? क्या ग्रेस उनके प्रयासों से अनजान थी? उन्हें बहस करते देख एटली ने जल्दी से बीच बचाव करने की कोशिश की। ठीक है, सब लोग शांत हो जाओ, मैं अपने शेयर नहीं छोड़ूंगी। ग्रेस गुस्से में थी और कुछ बार खांसने के बाद बोली, सिर्फ शेयर ही नहीं, मेरा घर, कार, बचत, मैं कुछ भी नहीं छोड़ूंगी। बाहर। जैसे ही एटली कुछ बोलने ही वाला था तभी उसकी गुस्से भरी दहाड़ ने उसे रोक दिया, तुम सब यहाँ से निकल जाओ। ओल्गा संतुष्ट नहीं हुई और गुस्से में उससे पूछा, क्या तुम अब अपना पैसा इसलिए नहीं दिखा रही हो क्योंकि तुम इसे रोजमेरी के लिए छोड़ना चाहती हो? मैं अपना पैसा किसे देना चाहता हूँ यह मेरा निजी मामला है, आपका नहीं। अगर आप नहीं देंगे तो मैं मदद के लिए गुहार लगाऊंगा। ग्रेस के उग्र स्वभाव और लगातार खांसी को देखकर एटली ने जल्दी से ओल्गा को कमरे से बाहर खींच लिया। उस पर चिल्लाओ मत, अगर तुमने उसे इतना परेशान किया कि कुछ बुरा हो गया तो हमें कुछ भी नहीं मिलेगा। ये कैसे संभव है? ओल्गा की आंखों में एक क्रूर चमक दिखाई दी। क्या यह उचित और कानूनी नहीं है कि ग्रेस के देहांत के बाद तुम, उसके इकलौते बेटे, उसकी संपत्ति के वारिस बनो? वह चाहती थी कि ग्रेस की मौत हो जाए ताकि उसे बार बार अस्पताल न आना पड़े। ओल्गा ने इस बारे में सोचा और उसे ये तर्कसंगत लगा। उसे रोजमेरी को हावी नहीं होने देना चाहिए। ओल्गा का हाथ पकड़े हुए एटली ने आह भरते हुए कहा, चलो चलते हैं। ग्रेस के शांत होने पर हम वापस आ जाएंगे। मुझे घसीटना बंद करो। कुछ कदम चलने के बाद उन्होंने देखा कि योलांदा अभी भी वहीं खड़ी थी, उसकी आंखों में शोक के आंसू भरे हुए थे। एटली ने हैरानी से पीछे मुड़कर पूछा, योली, क्या हुआ? योलांदा की आंखों से अंततः आंसू बहने लगे और उसने दयनीय स्वर में कहा, दादी ग्रेस के दिल में सिर्फ रोज के लिए जगह है। क्या इसका कारण यह है कि मैंने दादी ग्रेस का दिल जीतने के लिए पर्याप्त प्रयास नहीं किए?
पिताजी, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपको शर्मिंदा किया है। उसकी आवाज रोने की तीव्र इच्छा से भर गई थी। एटली का दिल दुख से भर गया और वह उसे दिलासा देने के लिए उसके पास गया। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, तुम बहुत अच्छा कर रही हो। रोज ने जरूर कोई चाल चली होगी। वह ग्रेस की खूब चापलूसी कर रही होगी। बुरे लोगों को ऐसे बच्चे बहुत पसंद आते हैं जो ऐसा करते हैं। हम व्यस्त थे और यहाँ आ नहीं पा रहे थे, इसी वजह से उसे मौका मिल गया। एटली ने यही सोचा। योलांडा, जिसकी आंखों में आंसू भरे थे, ने मासूमियत से पूछा, तो अगर मैं रोजमेरी से सीख लूं तो दादी ग्रेस से मिलने जाऊं? अक्सर दादी ग्रेस मुझे डांटे या मारे, मैं चुपचाप सह लूंगा। क्या तब दादी ग्रेस मुझे पसंद करेगी? अगर हाँ, तो मैं हर दिन आऊंगा। तुम रोजमेरी से क्यों सीखना चाहोगी? वो तुम्हारे किसी काम की नहीं है। ओल्गा आगे बढ़ी और उसका हाथ पकड़ लिया। चलो घर चलते हैं, हम किसी से तुम्हारे लिए कुछ बढ़िया खाना बनवा लेंगे। हम अभी घर नहीं जा सकते, मेरे पास एक विचार है। एटली ने अचानक ओल्गा के कान में कुछ फुसफुसाया। जैसे ही रोजमेरी ऑफिस के प्रवेश द्वार पर पहुंची, लोगों का एक समूह उसकी ओर दौड़ पड़ा। सुश्री रोज, नमस्कार। मैं सोल्टेरा फैशन एसोसिएशन की उपाध्यक्ष और एक प्रसिद्ध डिजाइनर ट्रेसी की सहायक हूं। क्या आपके पास मेरी बात सुनने के लिए थोड़ा समय है? वक्ता एक 20 साल की लड़की थी जो कॉलेज से अभी अभी निकली हुई लग रही थी और उसमें अभी भी युवावस्था की मासूमियत झलक रही थी। आगे बढ़ो, रोज ने शांत भाव से जवाब दिया। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं बदला। लड़की अचंभित रह गई। सामान्य तौर पर ट्रेसी की स्थिति के बारे में सुनकर वह सदमे में आ जाती, लेकिन रोजमेरी की प्रतिक्रिया इतनी सहज थी, मानो वह इससे भी अधिक महत्वपूर्ण डिजाइनरों से मिल चुकी हो। असहज महसूस करते हुए सहायक ने जल्दी से अपना उद्देश्य स्पष्ट किया। दरअसल, जब आप डिजाइनर मॉली के साथ राष्ट्रीय डिजाइन प्रतियोगिता में गई थीं, तब ट्रेसी ने आपकी प्रतिभा को पहचाना। उन्हें लगता है कि आपका सिर्फ एक सहायक बनकर रहना व्यर्थ है और वह आपको व्यक्तिगत रूप से मार्गदर्शन देना चाहती हैं ताकि आप डिजाइन उद्योग में अपना नाम बना सकें। क्या आप इच्छुक हैं? अध्याय 168। अध्याय 168। एक मामूली उपाध्यक्ष भर्ती करने की कोशिश कर रहा है, क्या ये शर्मनाक नहीं है? उसी क्षण सोने के फ्रेम वाले चश्मे पहने एक सभ्य सज्जन आगे बढ़े और विनम्रतापूर्वक बोले, नमस्कार सुश्री रोज, मैं अपना परिचय देना चाहूंगी। मैं एशियन क्लथिंग ऑर्गेनाइजेशन के मानद अध्यक्ष लॉर्ड की सचिव हूं। मैं आपको हमारे इस बड़े और एकजुट संगठन में शामिल होने के लिए आमंत्रित करना चाहूंगी। हेलो सुश्री रोज, मैं इंटरनेशनल फैशन मैगजीन का प्रधान संपादक हूं। जब रोजमेरी उनके परिचय सुन रही थी, तभी उसके मना करने से पहले ही डीन आ गया। सुश्री रोज, मैंने सुना था कि आप यहाँ हैं, मुझे कुछ जरूरी काम है। ये लोग कौन हैं? डीन ने उलझन में उस समूह की ओर देखा। वहां मौजूद लोग भी अचंभित रह गए और एक साथ पूछने लगे, सुश्री रोज, क्या वह डिजाइनर मॉली की सहायक नहीं थी? ऐसा क्यों लग रहा था कि वह कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति है? सुश्री रोज, क्या आप व्यापार कर रही हैं? डीन को लगा कि शायद उसने उनकी बातचीत में दखल दे दिया है। रोजमेरी की ओर देखते हुए उसने फुसफुसाकर कहा, क्या हमें उन्हें ऊपर बुलाना चाहिए? क्या वे एक ही कंपनी से हैं या अलग अलग कंपनियों से? कौन से? उनके पहनावे को देखकर ऐसा नहीं लगता कि वे एक ही कंपनी के हैं। हाल ही में कई लोग उनके साथ सहयोग करने की इच्छा जता रहे हैं। क्या वह डिजाइनर मॉली की सहायक नहीं है? उनमें से एक ने डीन से पूछे बिना नहीं रह सका। डीन चौंक गया। नहीं, सुश्री रोज तो डिजाइनर मॉली के साथ प्रतियोगिता में गई थीं, ताकि उन्हें हिम्मत और आत्मविश्वास मिल सके। दरअसल सुश्री रोज हमारी कंपनी की प्रमुख हस्तियों में से एक हैं। तब सबको समझ आया, तो इसलिए उसने नौकरी के प्रस्ताव स्वीकार नहीं किए। कॉलिंस कॉर्पोरेशन में उनके जैसी प्रतिभाशाली व्यक्ति उन्हें यहां बनाए रखने के लिए भारी वेतन दे रही होगी। सुश्री रोज, यदि आप हमारी कंपनी में शामिल होने के लिए इच्छुक हैं, तो हम आपको आपके वर्तमान वेतन का 3 गुना वेतन दे सकते हैं। हम 5 गुना पेशकश कर सकते हैं। हम आपको प्रसिद्धि और प्रतिष्ठा प्रदान करते हैं। मेरा मानना है कि आप इस उद्योग के प्रति जुनूनी हैं और डिजाइन के क्षेत्र में अपना नाम बनाना चाहते हैं, इसीलिए आप इस कंपनी में बने हुए हैं, है ना? जब आप अपनी डिजाइन प्रतिभा सबको दिखा सकते हैं तो इतनी छोटी कंपनी में काम क्यों करें? आपने ट्रेसी की प्रसिद्धि के बारे में तो सुना ही होगा, है ना? उसने ऐसा नहीं किया था। मैं बस गर्मियों की नौकरी कर रही हूं, रोजमेरी ने बेपरवाही से कहा। मेरा मशहूर होने का कोई इरादा नहीं है। उन्हें वास्तव में जो चीज सबसे ज्यादा पसंद थी, वह शायद चिकित्सा अनुसंधान थी। ये रहा मेरा बिजनेस कार्ड, अगर आपका मन बदल जाए तो आप मुझे कभी भी कॉल कर सकते हैं, चाहे कितनी भी देर हो जाए या वीकेंड हो।
मैं जवाब दूंगा। मैं भी। ये रही मेरी संपर्क जानकारी। और मेरा भी। सभी ने उत्सुकतापूर्वक अपने बिजनेस कार्ड सौंप दिए। शिष्टाचारवश रोजमेरी ने उन्हें ले लिया। उनके जाने के बाद उसने डीन से पूछा, क्या आपको कुछ चाहिए था? सुश्री रोज, बात कुछ इस तरह है। डीन ने अभी अपनी बात पूरी भी नहीं की थी कि उसने किसी को सुश्री रोज का नाम पुकारते हुए सुना। उसने आवाज की दिशा में देखा तो कंपनी के प्रवेश द्वार पर एक मेबैक कार खड़ी थी। कार से बाहर निकला अधेड़ उम्र का आदमी आत्मविश्वास से भरा हुआ था। वह स्पष्ट रूप से एक धनी व्यक्ति था। रोज, मुझे तुमसे बात करनी है। जब एटली ने ये चौंकाने वाली बात बताई तो डीन दंग रह गया। क्या वह रोजमेरी का पिता था? आखिर चल क्या रहा था? रोजमेरी के असली पिता केनेथ कॉलिंस होने चाहिए थे। यह आदमी कौन था? उसमें इतनी हिम्मत थी कि उसने खुद को रोजमेरी का पिता होने का दावा किया। बिना पलक झपकाए रोजमेरी कंपनी की ओर चल पड़ी। एटली ने उसे रोकने की तुरंत कोशिश की। रोज, मैं यहाँ आते समय तुम्हारे लिए ये चॉकलेट केक लाया हूँ। मैंने इसे उस मशहूर मिठाई की दुकान से खरीदा है जिसे तुम शायद जानती हो। इसे खरीदने के लिए मैं खुद लाइन में खड़ा रहा। एटली की बातें सुनकर डीन भावुक हो गया। उसे लगा कि रोजमेरी के आसपास के लोग वाकई बहुत अच्छे हैं, हमेशा उसके लिए महंगी मिठाइयाँ खरीदते हैं और उन्हें पाने के लिए कतार में भी लगते हैं। जैसे ही वह कुछ अच्छी बात कहने ही वाला था, उसने रोजमेरी की ठंडी आवाज सुनी। मुझे चॉकलेट से नफरत है। एटली का चेहरा जम गया। उसने झट से कहा, मुझे याद है कि तुम्हें चॉकलेट बहुत पसंद थी। क्या बड़े होने के साथ तुम्हारा स्वाद बदल गया? योलांडा को चॉकलेट बहुत पसंद है, रोजमेरी ने ठंडे लहजे में कहा। बचपन से ही मुझे चॉकलेट से नफरत रही है। अब एटली और भी शर्मिंदा हो गया। उसने झटपट अपनी जेब से बटुआ निकाला और उसमें से कुछ बड़े नोट निकाले। ये पैसे ले लो और जो चाहो खरीद लो। मुझे अपनी गलती का खेद है। रोजमेरी ने शांत भाव से उसके स्पर्श से परहेज किया। बोल दो। डीन दंग रह गया। ऐसा लग रहा था कि रोजमेरी को यह अधेड़ उम्र का आदमी पसंद नहीं था। वह काफी बेचैन दिख रही थी। रोज, मैंने तुम्हें पिछली बार डिजाइनर मॉली के साथ एक प्रतियोगिता में जाते देखा था और मुझे पता चला कि तुम यहाँ काम करती हो। आज मुझे होश आया। एटली के अपनी बात पूरी करने से पहले ही उसने देखा कि डीन पास ही खड़ा है और उसने पूछा, रोज, क्या यह आपका सहकर्मी है? नहीं, मैं मिस रोज का सहायक हूँ, डीन। डीन अपना वाक्य पूरा कर पाता उससे पहले ही उसे रोजमेरी की ओर से एक ठंडी चेतावनी भरी नजर मिली और वह इतना डर गया कि उसने आगे बोलने की हिम्मत नहीं की। एटली ने रोजमेरी की ओर आश्चर्य से देखा और कहा, तुम एक छोटी सहायक से प्रबंधक बन गई। तुम्हारे पास अपनी खुद की सहायक भी है। डीन को गहरा सदमा लगा। रोजमेरी चुप रही। तो फिर आपको मेरी और भी अधिक मदद करनी चाहिए। एटली ने अपना बटुआ एक तरफ रख दिया, जिससे उसके इरादे स्पष्ट हो गए। ऑलबारा इन्वेस्टमेंट ने कुछ समय पहले ही अपना फंड वापस ले लिया था और कुछ बड़ी कंपनियों ने घोषणा की कि वे अब हमारे साथ सहयोग नहीं करेगी। हाल ही में कई आपूर्तिकर्ताओं ने अपने अनुबंध समाप्त कर दिए हैं। मैं आपसे मदद मांगना चाहता हूं। क्या आप हमारी कंपनी के साथ सहयोग कर सकते हैं? रोजमेरी अवाक रह गई। मैंने सुना है कि हाल ही में आपके उत्पादन में जबरदस्त वृद्धि हुई है और आपके पास बहुत सारे ऑर्डर हैं। क्या आप उनमें से कुछ हमें दे सकते हैं? रोजमेरी को उसकी बात का सार समझ आ गया और उसने ठंडे लहजे में उसका मजाक उड़ाते हुए कहा, क्या तुम्हारा सिर सड़क पर टकरा गया? या बारिश का पानी तुम्हारे दिमाग में घुस गया? अस्पताल जाने के बजाय तुम यहाँ पागलपन का नाटक करने आ गए। एटली जानता था कि रोजमेरी के पास आने से उसे डांट पड़ सकती है, लेकिन उसे यह उम्मीद नहीं थी कि वह इतनी कठोर होगी, खासकर अपने सहायक के सामने। जैसे ही रोजमेरी कंपनी में प्रवेश करने वाली थी, एटली ने फिर से उसका रास्ता रोक दिया। रोज, भले ही तुम अपने पिता का सम्मान न करती हो, कम से कम अपनी दादी के बारे में तो सोचो। खुद से पूछो, क्या तुम्हारी दादी ने इन वर्षों में तुम्हारे साथ बुरा बर्ताव किया? क्या तुम्हें उनकी दयालुता का बदला नहीं चुकाना चाहिए? अब जब हैरिस परिवार मुसीबत में है तो क्या तुम मदद नहीं करोगे? मुझे बस तुम्हारे कुछ आदेश चाहिए, मैं कुछ मांग नहीं रहा हूं। निर्वाह निधि। रोजमेरी ने अधीरता से उसकी बात काटते हुए कहा, तुम्हें मुझसे ऐसा कहने का क्या अधिकार है? रोज, मैं तुमसे विनती कर रहा हूं। अगर तुम मुझे ऑर्डर नहीं भी देना चाहती हो तो कम से कम कुछ डिजाइन तो दे दो। अध्याय 169 डिजाइन। अब चूंकि आप कंपनी मैनेजर हैं तो आप डिजाइनर मॉली से हमारे लिए कुछ नए डिजाइन निःशुल्क तैयार करवा सकते हैं। फिर हमारी दोनों कंपनियां बिक्री के लिए मिलकर काम कर सकती हैं। अगर आप मिलकर काम नहीं करना चाहते तो हम इन्हें अलग अलग बेचा जा सकता है।
रोजमेरी नाराज थी। उन्होंने बिक्री के लिए हाथ मिलाया, जिसका अर्थ था हैरिस परिवार की कंपनी के साथ साझेदारी करना ताकि उनकी प्रसिद्धि को बढ़ाया जा सके। अगर वे इन्हें अलग अलग बेचते तो सारा पैसा सीधे उनकी जेब में चला जाता। क्या आप उनके लिए मुफ्त में डिजाइन स्टाइल तैयार करेंगे ताकि वे पैसे कमा सके? एक समझदार व्यक्ति भी ऐसी बात नहीं कहेगा। डीन, सुरक्षा कर्मियों को फोन करो और उन्हें बताओ कि यहाँ एक पागल व्यक्ति बकवास कर रहा है। रोजमेरी, तुम इतनी बेरहम कैसे हो सकती हो? एटली ने गुस्से से कहा, तुम 18 साल से हैरिस परिवार के साथ रह रही हो, तुमने जो भी पैसा खर्च किया वह हमारा था। क्या मैंने कभी एक पैसा भी वापस मांगा? मैं बस इतना चाहता हूं कि तुम थोड़ा सा योगदान दो। मैं तुमसे यह नहीं कह रहा कि तुम अपना सारा पैसा खर्च कर दो। तुम इसके इतने खिलाफ क्यों हो? रोजमेरी ने शांत भाव से उत्तर दिया, मैंने आपकी कृपा का प्रतिफल दे दिया है। मैंने इन 18 वर्षों में आपके पैसे का एक पैसा भी खर्च नहीं किया है। इसके विपरीत वो गुपचुप तरीके से हैरिस परिवार को आर्थिक सहायता दे रही थी। जब भी एटली के निवेश में कोई नुकसान होता था तो वही नुकसान की भरपाई करती थी। पिछली बार उन्हें कुछ $100 मिलियन का नुकसान हुआ था। अगर वह न होती तो हैरिस परिवार अब तक दिवालिया हो चुका होता। क्या वह अब भी अपनी मेबैक कार चलाकर उसके सामने पागलपन भरी हरकतें कर पाएगा? रोजमेरी, मैं तुमसे झगड़ा नहीं करना चाहता। एटली जानता था कि उसमें कुछ तो खूबी है, इसलिए उसने अपना आपा नहीं खोया और धीरे से कहा, मुझे पियानो की कुछ धुनें दे दो, मैं उन्हें भी बेच सकता हूँ। तुम अभी भी वहां क्यों खड़े हो? रोजमेरी ने ठंडे लहजे में डीन की ओर देखा और कहा, क्या तुम सुरक्षाकर्मियों को नहीं बुला रहे हो? डीन तुरंत सुरक्षाकर्मियों को बुलाने चला गया। रोजमेरी अभी अभी कंपनी में पहुंची थी और जब उसने एटली को अपने पीछे आते देखा तो उसने ठंडे लहजे में उसे चेतावनी दी, अगर तुमने एक कदम भी आगे बढ़ाया तो हैरिस परिवार आज दिवालिया हो जाएगा। हालांकि वह जानता था कि उसके पास ऐसा करने की शक्ति नहीं है, फिर भी उसकी आभा ने उसे बेचैन कर दिया। रोजमेरी को कंपनी में आते देख एटली चिल्लाया, मैं घर पर तुम्हारा इंतजार करूंगा। जब तुम्हारा गुस्सा शांत हो जाए मेरी बात समझ लेना, तब घर आना और मैं किसी से तुम्हारे लिए अच्छा खाना बनवाऊंगा। रोजमेरी ने लिफ्ट का बटन दबाया और अंदर चली गई। घर आना मत भूलना। लिफ्ट के दरवाजे बंद होते देख एटली मुड़ा और अपनी कार की ओर चल पड़ा। कार में बैठी ओल्गा और योलांडा उसे अपमानित होते हुए देख रही थी और बहुत गुस्से में थी। रोजमेरी अभी अभी एक छोटी कंपनी की मैनेजर बनी है और वह खुद को बहुत बड़ा समझती है। पता नहीं उसने मैनेजर बनने के लिए कौन सा घटिया तरीका अपनाया होगा, वह तो हमारे सामने भी अकड़ दिखाती है। ओल्गा थी। आग बबूला, पापा मम्मी गुस्सा मत होइए, वह अच्छी इंसान है और मुझे विश्वास है कि वह समझ जाएगी। चलिए घर चलते हैं और खबर का इंतजार करते हैं, योलांडा ने उन्हें दिलासा देते हुए कहा। ओल्गा ने उसकी तरफ एक नज़र डाली। वह योली को बहुत पसंद करती थी, रोजमेरी की तुलना में वह योली को ज्यादा पसंद करती थी। एटली को यह भी पता चला कि योली ही उसके सबसे करीब थी, जबकि रोजमेरी हमेशा उसे दुख पहुंचाती रहती थी। जब भी वह उसके करीब आने की कोशिश करता उसे चोट लग जाती। दरअसल रोजमेरी उनकी जैविक बेटी नहीं थी। रोजमेरी के ऑफिस लौटते ही उसका फोन बजने लगा। रोज, जल्दी अस्पताल आओ, ग्रेस की हालत अचानक बिगड़ गई है। जैसे ही रोजमेरी ने खबर सुनी वह तुरंत खड़ी हो गई और दरवाजे से बाहर निकलकर पूछने लगी, क्या हुआ है? शायद किसी बात ने उसे विचलित कर दिया हो। रोजमेरी को तुरंत ही अंदाजा हो गया, क्या हैरिस परिवार का कोई सदस्य अस्पताल गया था? एक नर्स ने मुझे बताया कि ग्रेस के बीमार पड़ने से पहले उसने हैरिस परिवार के किसी सदस्य को उसके कमरे से निकलते हुए देखा था। इसका मतलब ये हो सकता है कि ग्रेस हैरिस परिवार से नाराज थी। अगर ऐसा है तो वह उन्हें आसानी से नहीं छोड़ेगी। जब तक वह होप हॉस्पिटल पहुंची, ग्रेस की हालत तेजी से बिगड़ रही थी। कैडेन न्यूटन के बगल वाले कमरे में 2 डॉक्टर और एक नर्स मौजूद थे। सभी इस बात पर चर्चा कर रहे थे कि ग्रेस को कैसे बचाया जाए। सर्जरी करवानी है या नहीं, ये तुम्हारा फैसला है। कैडेन ने रोजमेरी की तरफ देखा। हालांकि ग्रेस की हालत सर्जरी के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं थी, लेकिन अगर उसकी सर्जरी नहीं होती तो उसकी जान बच जाती। रोजमेरी की पतली उंगलियों ने ग्रेस की नब्ज जांची, फिर उसने कहा, मुझे मेडिकल किट दो। ग्रेस की स्थिति ऐसी नहीं थी कि उसे सर्जरी की आवश्यकता हो। कैडेन ने उसे मेडिकल किट सौंप दी। रोजमेरी ने कुशलतापूर्वक किट खोली, कुछ पतली चांदी की सुइयां निकाली और ग्रेस पर एक्यूपंक्चर उपचार शुरू कर दिया। पास ही खड़ी एक नई नर्स अचंभित रह गई। आखिर ये लड़की क्या कर रही थी? उसमें इतनी हिम्मत कैसे आई? 2 डॉक्टरों और डॉक्टर कैडेन के सामने। डॉक्टर कैडेन, उसे छोड़ दो।
कैडेन जानता था कि रोजमेरी के पास कोई न कोई तरकीब जरूर होगी। और सच में कुछ ही देर बाद ग्रेस ने खून की उल्टी कर दी। दादी ग्रेस। रोजमेरी नीचे झुकी और धीरे से पुकारा, क्या आप मेरी आवाज सुन सकती हैं? पास ही खड़ी नज ने रोजमेरी को ग्रेस को होश में लाते हुए देखकर एक अफवाह याद कर ली जो उसने होप हॉस्पिटल में अपनी इंटर्नशिप शुरू करते समय सुनी थी। एक हाई स्कूल की लड़की थी जो चिकित्सा में माहिर थी। वह प्रक्रियाओं में माहिर थी और डॉक्टर कैडेन के साथ सर्जरी करती थी। क्या ये वही लड़की हो सकती है जो इस समय उसके सामने खड़ी है? वह इतनी कम उम्र की है और फिर भी इतनी प्रतिभाशाली है। ग्रेस ने एक जानी पहचानी आवाज सुनी और कमजोरी से अपनी आंखें खोली। सहज रूप से रोजमेरी का हाथ पकड़ने के लिए आगे बढ़ी। रोजमेरी ने झट से उनका हाथ पकड़ा और धीरे से पूछा, दादी ग्रेस, क्या आप जाग रही हैं? मुझे बहुत अफसोस है। ग्रेस भावुक हो गई। मैं तो आपके दिए हुए सामान को भी सुरक्षित नहीं रख पाई। इसका क्या मतलब था? ग्रेस को कुछ बार खांसी आए और उसकी आंखों में आंसू भर आए। मेरा सारा सामान गायब हो गया है। रोजमेरी को एहसास हुआ कि ग्रैनी ग्रेस इस बात से परेशान है और उसने तुरंत उन्हें दिलासा देते हुए कहा, कोई बात नहीं। ये सस्ती चीजें थीं। अगर आपको ये पसंद है तो मैं आपके लिए और खरीद सकती हूँ। नहीं, ग्रेस की आवाज में थोड़ी उदासी थी। और कुछ मत खरीदो, वे मेरा सामान ले गए होंगे। अगर वह नए भी खरीद लेती तो भी वे उन्हें छीन लेते। शांत हो जाओ, रोजमेरी ने धीरे से कहा, तुम अभी बहुत कमजोर हो, अपनी आंखें बंद करो और सो जाओ। जब आप जागेंगे तो आपका सामान वापस मिल जाएगा। ग्रेस जानती थी कि उसमें उन चीजों को वापस लाने की क्षमता है। उसे विशेष प्रशिक्षण मिला था और वह आम लोगों से आसानी से निपट सकती थी। यहां तक कि हथियारों से निपटना भी उसके लिए कोई मुश्किल काम नहीं था। लेकिन ग्रेस नहीं चाहती थी कि वह उन लोगों से मिले। कोई बात नहीं, तुम्हें उनसे आमना सामना करने की जरूरत नहीं है। ये कहते हुए उसने एक बार फिर मुंह भरकर खून उगला, जिससे उसके बगल में खड़ी नस घबरा गई और उसने सहज रूप से अपना मुंह ढक लिया। अध्याय 170। उसने कुछ समय पहले ही अपनी इंटर्नशिप शुरू की थी और इस तरह के खूनी दृश्य को अपनी आंखों से देखकर वह बुरी तरह घबरा गई थी। लेकिन रोजमेरी को ऐसे दृश्यों की आदत सी हो गई थी। उसने धीरे से टिश्यू से ग्रेस के मुंह से खून पोंछा और हल्के से उसकी छाती को छुआ। शांत हो जाओ प्लीज। उसके साथ रहने से ग्रेस का मूड थोड़ा बेहतर हो गया, लेकिन फिर भी उसे अपना सामान खोने का दुख था। उस रत्न के फूल को ढूंढने में रोज को बहुत लंबा समय लगा होगा, वो भी उच्च श्रेणी के रत्न। हालांकि वह नया फोन देखने में ब्रांडेड नहीं लग रहा था, लेकिन ग्रेस जानती थी कि उसके अंदर का ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत ही बढ़िया था और उसकी कीमत काफी ज्यादा रही होगी। और सोने की उच्च गुणवत्ता से बना वह कंगन निश्चित रूप से रोज ने खुद डिजाइन किया होगा। उसे वह कंगन वाकई बहुत पसंद था। किसने सोचा होगा कि अंत में ये सारी चीजें उस व्यक्ति द्वारा छीन ली जाएंगी जिसने उसके लिए कुछ भी नहीं छोड़ा। अब दुखी मत हो, मैं सुनिश्चित करूंगा कि वे इसे वापस कर दें। रोजमेरी ने कोमल स्वर में उससे फिर से दिलासा दिया। ग्रेस का मूड धीरे धीरे शांत होते देख और उपकरण पर डेटा सामान्य होते देख कैडेन 2 डॉक्टरों और नर्सों के साथ चला गया। दोनों डॉक्टर रोजमेरी के चिकित्सा कौशल की प्रशंसा कर रहे थे। ये पहली बार नहीं था जब उन्होंने रोजमेरी को मरीजों की जान बचाते देखा था। अगर हमारे अस्पताल में इस तरह की प्रतिभा होती तो हम निश्चित रूप से देश में सबसे आगे होते। हाँ, नई पीढ़ी ने पिछली पीढ़ी का कार्यभार संभाल लिया है। ये युवा लोग वाकई कमाल के हैं। ग्रेस का सामान चुराने वाला लड़का उसका अपना बेटा लग रहा था। ये तो बहुत बुरा हुआ। वो इतना निर्दयी काम कैसे कर सकता है? नई नर्स गुस्से से मुट्ठी भींचते हुए कैडेन के पीछे पीछे चली। उसे ग्रेस के लिए बहुत गुस्सा आ रहा था। वह वाकई एक बदतमीज है, कैडेन ने लापरवाही से जवाब दिया। अगली बार जब वे आए तो मुझे बता देना। वह रोजमेरी की आंखों में अभी अभी दिख रही चिंता और दर्द को देखने के बाद उसे दोबारा इतना परेशान नहीं देखना चाहता था। कोई बात नहीं। नर्स कैडेन के पीछे पीछे चली और उत्सुकता से पूछा, डॉक्टर कैडेन, क्या वह लड़की आपकी प्रेमिका है? मुझे लगता है आप दोनों की जोड़ी खूब जमती है। क्या वह वही हाई स्कूल की छात्रा है जिसने फिलिप मैकमिलियन की जान बचाई थी? वह इतनी छोटी है, उसके पास इतनी बेहतरीन चिकित्सा क्षमता कैसे हो सकती है? क्या उसे उसके परिवार ने सिखाया है? नर्स ने बहुत सारे सवाल पूछे। कैडेन को अस्पताल में पिछली बार देखा गया वह शांत और आकर्षक चेहरा याद आया। ऐसा लग रहा था कि वह आदमी रोज के लिए बेहतर साथी था। उनकी चिकित्सीय कुशलता अक्सर रोजमेरी की कुशलता से कमतर साबित होती थी। जैसे आज उससे लगा कि ग्रेस की सर्जरी करनी पड़ेगी, लेकिन रोज के आने के बाद उसने समस्या को इतनी आसानी से हल कर दिया।
ऐसा लग रहा था कि रोज की बराबरी करने के लिए उसे अभी काफी लंबा रास्ता तय करना था। डॉक्टर कैडेन, क्या आपको अपनी प्रेमिका के साथ जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप हर दिन ओवरटाइम काम करते हैं? नर्स ने फिर पूछा। किसी को नहीं पता था कि वह हर दिन अतिरिक्त मेहनत करता था, अपनी चिकित्सा कौशल को बेहतर बनाने की कोशिश में या कम से कम रोजमेरी के करीब रहने के लिए। ग्रेस के सो जाने के बाद रोजमेरी ने धीरे से उसे रजाई उड़ा दी। ग्रेस के हाथ में अब भी एक पतला कंगन कसकर पकड़ा हुआ था, जो कि रोजमेरी ने पैसे कमाने के बाद उसे दिया पहला उपहार था। हो सकता है कि कंगन बहुत पतला था। ओल्गा ने सोचा कि यह बेकार है, इसलिए उसने इसे अपने साथ नहीं ले गई। ग्रेस के अनुसार जब वह उठी तो ओल्गा पहले से ही वार्ड में थी और थोड़ी देर बाद वे चले गए। जब ग्रेस ने दोबारा अपने तकिए के नीचे देखा तो वे चीजें गायब थीं। यह एक वीआईपी वार्ड था जिसमें चारों ओर निगरानी उपकरण लगे हुए थे। किसी चोर के लिए ग्रेस के तकिए के नीचे से कुछ भी चुराना असंभव था। ग्रेस के यहाँ अस्पताल में भर्ती होने के बारे में किसी और को पता नहीं था। उससे मिलने आने वाले एकमात्र लोग वह और हैरिस परिवार के सदस्य थे। तो ये सामान निश्चित रूप से हैरिस परिवार द्वारा लिया गया था। दादी, मैं आपसे बाद में मिलने आऊंगा। रोजमेरी उठी, वार्ड का दरवाजा धीरे से बंद किया, उस फ्लोर पर रिसेप्शन डेस्क तक गई और एक नर्स से कहा, कृपया मेरे लिए कमरा नंबर 301 में मरीजों पर नजर रखें। अगर कोई आपात स्थिति हो तो आप मुझे दिए गए संपर्क नंबर पर कॉल कर सकते हैं। मेरा नाम रोजमेरी है। चिंता मत करो, तुम डॉक्टर कैडेन की प्रेमिका हो और तुम हमारी ही हो। वह नर्स अभी प्रशिक्षु थी। जब वह मुस्कुराती थी तो उसकी आंखें चमकीले तारों जैसी लगती थीं। वह मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है, रोजमेरी ने शांत भाव से कहा। मैं उसे बता दूंगी कि तुमने क्या कहा। नहीं, ऐसा मत कहना कि मैंने ऐसा कहा। कृपया कृपया, नर्स ने अपने हाथ जोड़कर बार बार विनती की। इसी समय कैडेन दफ्तर से बाहर निकला और उसने रोजमेरी को जाते हुए देखा। वह लंबे लंबे कदमों से उसकी ओर बढ़ा। जब नर्स ने उसे देखा तो उसने एक मेडिकल रिकॉर्ड उठाया और पढ़ने का नाटक किया, लेकिन उसने उसे उल्टा कर दिया। रोजमेरी, कैडेन ने उसे बीच में ही रोकते हुए कहा, क्या तुम वापस जा रही हो? अच्छा, तो तुम्हें भविष्य में और अधिक विनम्र रहना चाहिए। कैडेन को लगा कि वह आम तौर पर उतना विनम्र नहीं होता। रोजमेरी के सामने उसका गुस्सा कभी इतना अच्छा नहीं रहा। क्या नर्स ने उसके बारे में बुरा भला कहा था? नहीं तो रोजमेरी अचानक उससे ऐसा क्यों कहती? इस तरह कैडेन की नज़र नर्स पर पड़ी और नर्स के हाथ, जिनमें मेडिकल रिकॉर्ड थे, डर से कांप रहे थे। मेरा मतलब है, आप आमतौर पर बहुत गंभीर दिखते हैं। थोड़ा और मुस्कुराए। क्या मैं सच कह रहा हूँ? कैडेन को ये बहुत दिलचस्प लगा। रोजमेरी ने उसका इतना गंभीर रूप पहले कभी नहीं देखा था। जब वह सुजाना और हैरिस परिवार का इलाज करता था तब वह सचमुच बहुत गंभीर होता था। क्या वह पहले से ही रोजमेरी के साथ बहुत ही सौम्य व्यवहार करता था? उसके बगल में खड़ी नर्स ने चुपके से कैडेन की मुस्कान पर एक नज़र डाली और दंग रह गई। उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि हमेशा गंभीर रहने वाले डॉक्टर कैडेन मुस्कुराते हुए इतने आकर्षक लगेंगे। वह रोजमेरी के साथ बहुत ही सौम्य व्यवहार करता था। बस इतना ही। थोड़ा और मुस्कुराओ। मैं पहले वापस जाती हूँ, मुझे कुछ काम निपटाने हैं। रोजमेरी ने अपनी बात खत्म करते हुए बगल में बैठी नर्स की तरफ देखा और डेस्कटॉप पर उंगली से टैप किया। मेरे लिए मरीज पर नजर रखना। ठीक है, कोई बात नहीं, नर्स ने आश्वासन दिया। रोजमेरी, कैडेन ने उसे रोकते हुए कहा, क्या तुम उन्हें ढूंढने जा रही हो? तुम अकेली हो? मैं बहुत बेचैन हूँ। चिंता मत करो, काम तो उन्हें ही करना है। रोजमेरी ने लापरवाही से अपने होठों के कोनों को छुआ। अगर मैं कुछ ज्यादा ही कर दूं तो ऑपरेशन टेबल पर आपको उन पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। चिंता मत करो, मैं वादा करता हूं कि इन्हें अविस्मरणीय बना दूंगा। मैं जा रहा हूं। जब नर्स ने रोजमेरी को जाते हुए देखा तो वह खुद को ये कहने से रोक नहीं पाई, डॉक्टर कैडेन, आपकी दोस्त वाकई बहुत अच्छी है और उसका व्यक्तित्व बहुत प्रभावशाली है। क्या तुमने अभी मेरे बारे में कुछ बुरा कहा? नहीं नहीं, आपको अगले सप्ताह रात की शिफ्ट में काम करना होगा। अरे डॉक्टर कैडेन, मुझसे गलती हो गई। मुझे खेद है, आप मत जाइए। रोजमेरी टैक्सी से हैरिस परिवार के घर गई। जैसे ही वह आंगन के पास पहुंची, उसने दो दायों को उत्साह से उपहार बांटते हुए सुना। ये ड्रेस अच्छी है, मुझे भी एक दे दो। मैंने सुना है कि बुढ़िया मर रही है। चलो इनमें से कोई भी कपड़ा चुन लेते हैं। इस स्टाइल को देखो, ये वाकई बहुत अच्छा है। वह इतनी बूढ़ी है, ऐसे अच्छे कपड़े पहनना फिजूल खर्ची है। रात हो गई। अरे देखो, इस ड्रेस पर सूरज की रोशनी में लाइका लोगो क्यों है? कोई मशहूर ब्रांड है क्या?
मुझे नहीं पता, शायद यह नकली सामान रोकने का निशान हो। चिंता मत करो, जब तक कपड़े अच्छे दिखते हैं। मुझे तो ये ड्रेस बहुत पसंद आई थी। मुझे नहीं लगता कि वो इस बार वापस आ पाएगी। चलो कुछ और तस्वीरें लेते हैं। अचानक एक जोरदार आवाज हुई और सोने के लोहे का गेट लात मारकर खुल गया। दो आयाओं ने आवाज सुनी, रोजमेरी को देखा और अनजाने में अपने कपड़े अपने पीछे छिपा लिए। लेकिन उनके सामने इतने सारे कपड़े थे कि उन्हें छिपाना मुश्किल था और कुछ लोगों ने अपराधबोध से रोजमेरी की ओर देखा। मिस रोजमेरी, आप वापस क्यों आई हैं? वह इस परिवार की सदस्य नहीं है। क्या आपने नहीं सुना? उसका जैविक परिवार गरीबी से जूझ रहे इलाके में रहता है। जब वह इस बार वापस आए है तो अनुमान है कि वह अपने परिवार से पैसे उधार लेने आई है। स्वामी और पत्नी, क्या मालिक ने अभी अभी तुम्हें $6 मिलियन नहीं दिए? क्या सचमुच यही तुम्हारा घर है? बिना नमस्कार किए अंदर घुस आए। क्या तुम वो शिष्टाचार भूल गए हो जो हैरिस परिवार ने तुम्हें सालों से सिखाया है? रोजमेरी धीरे धीरे उनके पास आए और ठंडे लहजे में पूछा, दादी के कपड़े तुम्हारे हाथों में क्यों हैं? ये सारे कपड़े दादी ने खुद अपने हाथों से डिजाइन किए थे। क्या हमें आपको समझाने की जरूरत है? एक आया ने अपनी उंगली बढ़ाकर रोजमेरी की नाक की नोक की ओर इशारा किया और ताना मारते हुए कहा, तुम्हें अब भी लगता है कि तुम हैरिस परिवार की एक सभ्य महिला हो? वह खिलखिलाकर हंस पड़ी और कुछ कहने की इच्छा से उसने सीधे उसका हाथ पकड़ लिया। अरे रोजमेरी, तुम क्या कर रही हो? एक और आया घबरा गई। मैं मालिक और उसकी पत्नी को बता दूंगी। रोजमेरी ने अपना पैर उठाया और लात मारी और दूसरी दाई तुरंत जमीन पर गिर पड़ी और उसका पूरा शरीर, उसका चेहरा घास पर गिर पड़ा और वह दर्द से कराहते हुए बार बार बुदबुदाने लगी। मेरे सवाल का जवाब दो। रोजमेरी ने अपनी कोशिशें तेज कर दी। रोजमेरी की आंखों में उदासी छा गई। ओल्गा दादी ग्रेस की मृत्यु का इंतजार क्यों नहीं कर सकती? वह दादी ग्रेस की चीजें इतनी जल्दी क्यों चाहती है? श्रीमती हैरिस ग्रेस के क्लोकर रूम को खाली कराकर उसे मिस योलांडा के लिए योगा स्टूडियो के रूप में इस्तेमाल करना चाहती हैं। श्रीमती हैरिस ने कहा, ग्रेस इन कपड़ों को ज्यादा नहीं पहन सकती, ये पुराने जमाने के हो गए हैं, इसलिए उन्होंने इन्हें किसी और को देने के लिए कहा। हमें चुनने दें और हमें अपनी इच्छा से चुनाव करने दें। दादी की चीजें, क्या उन्हें ऐसा करने का अधिकार है? श्रीमती हैरिस ने कहा कि वह इस परिवार की मेजबान है और परिवार में हर चीज से निपटने का उन्हें अधिकार है। रोजमेरी ने बेरहमी से उसका हाथ झटक दिया और आया अनजाने में जमीन पर गिर गई। मेरी कमर। महोदय आइए, कुछ तो हुआ है, कोई किसी की जान लेने वाला है। एटली, ओल्गा और योलांडा जल्दी से बाहर गईं तो देखा कि वह रोजमेरी थी। एटली को लगा था कि रोजमेरी को सब समझ आ गया है और वह हैरिस परिवार के साथ सहयोग करने को तैयार है। ये बहुत अच्छी बात थी। रोजमेरी, क्या तुम आखिरकार घर लौट आए हो? अंदर आओ और बैठो। एटली मुस्कुराते हुए जल्दी से आगे बढ़ी। आखिरकार रोजमेरी हैरिस परिवार में ही पली बड़ी थी। अब एक नाजुक मोड़ पर वह उनकी दयालुता का बदला चुकाने के लिए वापस लौटी थी। रोजमेरी उसके पाखंडी चेहरे को देखकर ऊब गई। दादी के कपड़े यहाँ क्यों हैं? एटली चौंक गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि वह उसे इतनी कुशलता से पहचान लेगी। उसने जल्दी से समझाया, ये पुराने कपड़े हैं। हम तुम्हारी दादी के लिए नए कपड़े खरीदना चाहते हैं, इसलिए इन पुराने कपड़ों की अब जरूरत नहीं है। कपड़े साफ करो और उन्हें वापस क्लोकर रूम में रख दो। आगे की कहानी सुनाने के लिए VM स्टोरी वर्ल्ड को सब्सक्राइब करो।